सबसे पहला प्रश्न था आपका, एक तो करेले में अभी प्रॉब्लम आएगी, जैसे आप लोग बोला ना कि करेले में पीलापन आ रहा है, करेले के फल में आ रहा है, दैट इज ए फ्रूट फ्लाई, है ना। फ्रूट फ्लाई का मतलब होता है फल मक्खी, सिंपल। जो मक्खी हमारे घर में नॉर्मल होता है ना, उससे थोड़ा सा अलग होता है। वो चमकीला होता है, गोल्डन टाइप का, आपने देखा भी होगा, है ना, गोल्डन टाइप का होता है और मक्खी ही होता है वो उसका कैरेक्टर है, वो मीठे चीज़ की तरफ आकर्षित होता है। सबसे पहली बात तो ये समझना, मीठा चीज़ चाहिए। करेला तो कड़वा होता है, लेकिन जब वो कड़वापन के कारण नहीं आता है, वो एक्चुअली किसी चीज़ को, दो चीज़ें होती है कीड़े में, एक होता है कि अंडे कहाँ देने हैं ताकि हमारी जनरेशन चल सके, दूसरा उसको अपने फीड के लिए चाहिए। तो खाने के लिए और अंडे देने के लिए दोनों को जगह को वो ढूंढता है कि हमारी जनरेशन को कंटिन्यू करना है। तो जो फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा उसका सिंपल सा तरीका है, देखिए पहले ज़माने में चलता था फ्रूट फ्लाई में मेलाथियोन। मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा, अगर लिखना नहीं होगा तो नहीं लिखना आपने, मैं डाल भी दूंगा। कल वाला नहीं डाला है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज, क्योंकि कल नहीं है क्लासेस, तो मैं डाल ही दूंगा आज ना। तो जो फ्रूट फ्लाई होता है वो फ्रूट फ्लाई मीठे की तरफ आकर्षित होगा। तो हमारे को जो भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है वो ध्यान ये रखना है कि उसमें मीठापन जरूर हो, स्वीटनेस हो, वो जो भी। तो एक तो हमारा सिंपल तरीका है, दो अगर है ना, कि अगर कीड़े को आप भगा दो कि बैठे ही नहीं, उसको टेस्ट ही ना लगे, तो एक तरीका तो ये भी है। लेकिन ये वाला उतना कारगर नहीं है। ये तरीका इसलिए कारगर नहीं है कि जैसे कि मान लिया आपने स्प्रे किया और सपोज हर दिन नया पत्ता निकल जाता है, हर दिन नया फल निकलता है, तो उस फल को तो वो आप फूल भी निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं अपना दूसरा जगह ढूंढ लेगा। यानी कि आपको डेली स्प्रे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम ऐसा स्प्रे करें जिससे वो आकर्षित हो। आकर्षित होने के लिए हमको गुड़ डालना पड़ेगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं तो उसमें गुड़ डालना पड़ेगा। गुड़ का मतलब आप जो जगरी खाते हैं ना, जो गुड़ खाते हो वही, लेकिन वो है मेलाथियोन। जैसे सबसे सिंपल दवाई है मेलाथियोन। पहले आता था मेटासिस्टॉक्स, अब आता है मेलाथियोन। मेटासिस्टॉक्स बैन हो गया है क्योंकि वो सिस्टेमिक था, वो प्लांट के अंदर चला जाता था और वो फिर फल के अंदर भी जाता था उसका रस, और जब हम खाते थे तो माना जाता था कि किसी न किसी रूप में लॉन्ग टर्म में वो हमारे को हानि करेगा। तो मेलाथियोन दवाई लेना है 2.5 ग्राम, 2.5 ml, बहुत सिंपल दवाई है। और उसके अंदर आपने क्या डालना है, थोड़ा सा गुड़, एक पंप में 50 ग्राम से करीब गुड़ डाल देना है, 50-60 ग्राम, और इसको डाल करके आप इसको स्प्रे करना है। लेकिन ये आपको पंप, जैसे सपोज किचन गार्डन में लगाइए, जहाँ भी आपने लगाया हो, एक पंप से काफ़ी स्प्रे हो जाता है, ऑलमोस्ट आधा कनाल एरिया कवर हो जाता है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी 8-10 प्लांट लगाए हो तो एक पंप में डालकर इसको रख लो। हर तीसरे या चौथे दिन आपको शुरुआत में करना पड़ेगा स्प्रे। तो आपका धीरे धीरे ये पॉपुलेशन, धीरे धीरे मक्खियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो तरीका ये है, ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे हमने बोला ट्रैप लगाते हैं। ट्रैप क्या होता है ना कि मेल और फीमेल होता है, हर इंसेक्ट का मेल पार्ट मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो इसमें मेल को आकर्षित करते हैं। वो जो फीमेल होता है उसका एक खुशबू होता है जिसके कारण मेल जो है फीमेल की तरफ आकर्षित होता है। तो वो खुशबू से लेकर के एक वो बनाया गया है लिक्विड, जिसको हम लोग ल्यूर बोलते हैं। एक्चुअली आपको उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। वो एक केमिकल होता है जो गंध होता है, एक्चुअली उसको गंध बोलते हैं। वो जो गंध है वो उस मेल को उसके तरफ ले जाता है खींच करके, और वो हवा में जब फैलता है ना तो वो मक्खी वो आकर्षित होती है। तो जो आपको बताया होगा, जो टांगा होगा बोतल का बना हुआ, डब्बे का, आजकल बहुत डिफरेंट आता है, खुद भी बना सकते हो आप। कोई भी डब्बा ले लो, प्लास्टिक का बोतल लो, उसमें नीचे छेद नहीं करना है, साइड में इतने छेद कर देना कि ये वाली उंगली आपकी चली जाए, कोई भी उससे लेकर के सरिया वगैरह से हल्का हल्का। और उसके बीच में हमने एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, गुटका, देखा होगा आपने, वो एक्चुअली प्लाईवुड का होता है, और उसको डिप करते हैं उसमें दवाई में और उसको रखते हैं, और वो उसकी लाइफ 2-3 महीने तक की होती है। उसमें से वो खुशबू धीरे धीरे निकलता रहता है। आपको नहीं पता लगेगा, कोई बदबू नहीं, कोई खुशबू नहीं, लेकिन वो कीड़े के लिए बढ़िया है, और वो आकर्षित होकर के उस डब्बे में सारा इकट्ठा हो जाएगा। आई बात समझ में? उसको जो टांगना है वो जो आपने तन डाला है उस तन से नीचे डालना है, जहां आपका करेला लगता है। जब भी करेला लगेगा तो नीचे की ओर लटकता है, देखा होगा आपने, तो वहां टांगना है आपने। तो उसको अगर वहां टांगोगे तो मेल कुछ दिन तक, अगर आप मान लो कि आज लगा दिया आपने, तो जो पिछले कल तक का करेला था, हो सकता है उसमें डंक लग गया हो, तो आपको लगेगा कि इसको फिर भी मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसका तरीका ये है कि पहले वाले जितने करेले हैं, छोटे नहीं, लेकिन जो आपको लग रहे हैं कि ठीक हैं और जो खराब भी हो गए, सबको तोड़ लीजिए, उसके बाद उसको टांग दीजिए आप। फिर आप गारंटी लो कि एक डब्बा, एक कनाल एरिया में अगर करेला लगा हुआ है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है।
यहाँ से जो ल्यूर मिलता है शायद 60 या 65 रुपये का एटिक में मिलता है, आप वहाँ से ले जाओ। डब्बे में खुद बोतल, सिंपल जो पानी का बोतल होता है ना, उसको मैं नीचे का दो तिहाई छोड़ के पहले तो काट दो आप उसमें, क्योंकि उसमें ल्यूर को डालना भी है, तो काट करके उसके ऊपर टेप लगाना पड़ेगा, उसको धागे से डाल के और उसको बांध के टांग देना है, उसमें लटका रहे। और ढक्कन ऊपर से इसलिए लगा रहेगा ना कि पानी बारिश होगी तो उसके ऊपर, ल्यूर के ऊपर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। और नीचे वाले छेद में, नीचे वाले में थोड़ा सा पानी डालना है, नीचे वाले बोतल में पानी डाल करके उसमें थोड़ा सा कोई भी दवाई डाल दो, चाहे आप ये क्या नाम है क्लोरोपायरीफॉस डाल दो, मेलाथियोन डाल दो, कोई भी दवाई, इवन आप मिट्टी का तेल भी डाल सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी डाल दो उसमें, मिट्टी का तेल नहीं डालना, उसकी थोड़ी सी बदबू होती है, तो कुछ भी ऐसी दवाई डाल दो जो बिल्कुल ही सस्ती है, इंसेक्टिसाइड होनी चाहिए, वो इसलिए डालना है। या फिर पानी डाल के छोड़ दो आप, थोड़ा सा तेल डाल दो आप, या आप सोप डाल दो, हाथ वाला साफ़ करने वाला जो सोप होता है ना, लिक्विड वाला, वो उसमें डाल दो आप और उसको छोड़ दो आप। तो जो मक्खियाँ हैं सारे मेल जो है ना उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। 1, 2, 4 दिन के बाद आप देखोगे जितने भी मेल हैं वो करीब करीब आपके उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उस ढक्कन को खोल करके साइड से जो आपने काटा है आधा से, उससे उसको निकाल दो आप, फेंक दो। और ये ल्यूर आपका 3 महीना चलेगा, जितनी आपकी क्रॉप की लाइफ है उतना में चलता रहेगा। तो ये आप घिया में भी कर सकते हो, जो घिया में डंक मार देता है ना, डानी में भी कर सकते हो, करेले में भी कर सकते हो, खीरा में भी कर सकते हो। और ये सबसे बढ़िया इलाज है, सेफ़ है हमारे लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, खाने के लिए भी, और सबके लिए सबसे सस्ती। यहाँ से मिल जाएगा आपको एक पाउच 60-65 रुपये का एटिक से, और आप उसको ले जा करके घर में खोलिए, उसके बाद उसको बोतल में टांग करके अंदर डालना है बोतल के, इसलिए बोतल को आधा से काटना है और आधे से नीचे या ऊपर में 3-4 लाइनें, बीच में 8-10 छेद कर देने हैं, बस इतना ध्यान रखना आपने। बाकी कुछ, ताकि मक्खियाँ आराम से उसमें जा सके, निकलेगा नहीं किसी भी हालत में, ये जान लीजिए। वो जो वहाँ पहुँच जाएगा वो निकलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुशबू उसकी पसंद है, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। और वो जो गिरेगा ना वो सब पानी में इकट्ठा होता जाएगा। तो एक दिन में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन आपके एरिया में होगा ना, तो एक दिन में डब्बा भर जाएगा आपको। तो मेल ख़त्म होगा तो क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं रहेगा, यानी अंडा देने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, और अंडा नहीं होगा बाइबल तो डेफिनेटली है कि उसकी पॉपुलेशन घटती चली जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोनों तरीका आपने समझ लिया। यहीं एटिक में हमारे मेन गेट के पास ही, ठीक है ना। एक पंप में 15 लीटर का अगर पंप है तो 15 दूना 30, 40 ml रख लो आप, 40 ml दवाई, 50 ग्राम गुड़, और लेकर के आप इसको स्प्रे। ये प्रिकॉशनरी कर सकते हैं, ये भी हार्मफुल नहीं है। इसको आप दवाई डाल करके उसके बाद इसको लटका सकते हो, तब तक आपका वो सेफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो फेरोमोन ट्रैप है वो 4-5 दिन टाइम लगता है, ठीक है। मेलाथियोन एक पंप में कितने, 2.5 ml बताएं? 2.5 एक पंप में नहीं, 1 लीटर में। सर ऐसा मत करना, मेरे को मैसेज गलत चला जाए तो फिर आप लोग मेरे को बोलोगे डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया, ठीक है ना। तो एक तो ये तो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न था मक्की के ऊपर। मक्का जो है ना, मक्का में आजकल आ रहा है वो जिस फॉल आर्मी वर्म, इसको आर्मी वर्म बोलते हैं। वो सुंडी टाइप का ग्रीन कलर का आता है, लंबे या काला या भूरा या सफ़ेद भी होता है, कई बार डिफरेंट कलर का होता है। उसका जो कई कैरेक्टर हैं, कई तरह के देखने में लगते हैं, और जो खाने वाला स्टेज है वही आपको दिखता है। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आपका खेत में आजकल तो सूखा खेत होगा, तो खेत के मक्का का पौधा होता है ना, उसके बीज कोई खाता है, वो पत्ते को भी तो खाता ही है। बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ से वो निकलते हैं, जो फूल निकलता है, ग्रोथ होता है, अल्टीमेटली वो टेसल निकलता है और सिल्क निकलता है, वो निकलने वाले स्टेज को ही ख़त्म कर देता है वो, और इसलिए डैमेज करता है, मेन पोर्शन को ही खा जाता है वो अंदर। तो आप इसके लिए क्या करो कि मिट्टी जो है ना, सूखा हुआ मिट्टी, उसका छट्टा लगाओ आप, या उसके बीच में डाल दो। किसमें? मक्की के बीच में। तो आप छट्टा लगा के, जब अगर पौधा छोटा होगा ना तो बीच में आप डाल भी सकते हो, थोड़ा सा ले लिया हाथ में कोई बर्तन में, और उसके बीच में, पत्ते पे नहीं छिड़कना है, पत्ते पे छिड़क के कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके बीच में आप डाल दो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो कीड़ा एक तो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा मिट्टी से ही, उसको खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन वो डस्ट होना चाहिए, बिल्कुल पीस लेना उसको, आप महीन कर लेना, मोटा नहीं है कि कंकड़ पत्थर डाल दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं हो तो छन्नी से छान लेना आपने मिट्टी को, सूखे मिट्टी। इसके जगह पे राख भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिट्टी ज़्यादा कारगर है इसमें, ठीक है ना। उसके अलावा इसके अगर आपने पूरा ही स्प्रे करना है, बहुत बड़ा क्रॉप का एरिया है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आजकल आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो या
इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 1 मतलब एक पंप में 8 ml डालते हैं वो, 6 से 8 ml, और हाँ मैक्सिमम। और वो स्टेज डिपेंड करता है कि क्रॉप का आपका स्टेज कौन सा है। इमामेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे करवाओ, वो 100% इसको मार देगा, लेकिन इसके जो अंडे होंगे ना वो रह जाएंगे अगर पत्ते के नीचे, तो फिर पॉपुलेशन आ जाती है। ये कीड़ा कैसा है, ये ज़मीन के अंदर होता है और बाद में आपके ऊपर, आपके पौधे के ऊपर आता है। तो ज़मीन के अंदर वाले चीज़ को, इसलिए कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि जब आप स्प्रे करते हो तो ज़मीन पे भी थोड़ा सा कर दिया करो आप, वहाँ से ये उठ करके ऊपर को आता है, ठीक है ना। तो ये कीड़ा और मक्का, जैसे सपोज़ आपने मक्का तो ऐसी है जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, हम तो लगाते ही लगाते हैं, आप नहीं लगाएंगे कोई और लगाएगा, कोई और लगाएगा। तो मक्का को ये कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन, या आपका कोराजेन आता है, ड्यूपॉन्ट का कोराजेन आपने सुना होगा भी, कई बार प्रचार भी आता है, वो भी इसको किल करता है। बट इमामेक्टिन बेंजोएट अभी बेस्ट है। इसके अलावा अगर अब तो मक्का लगाने का टाइम तो ख़त्म हो गया, कई लोग, लेकिन आप जानते हो मक्का पूरे साल लगा सकते हैं, पूरे साल लगा सकते हो। मक्का ही एक ऐसी क्रॉप है जिसको आप कभी भी लगाओगे जर्मिनेट कर जाएगा, और थोड़ा टेम्परेचर का अगर फ़र्क ना पड़े तो ये पूरे साल लगता है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो। तो अगर आपकी क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो गई है शुरू स्टेज में, तो आप इसकी दूसरी बिजाई भी कर सकते हो अगर आपके पास बीज है तो ये आपने करना है। उसके बाद नीम का तेल आपने स्प्रे करना है 5 ml पर लीटर। वो दवाई मिल जाता है आजकल, शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड करता है, अजाडिरेक्टिन करके आता है वो। उस दवाई का 1 लीटर में 5 ml डाल करके, और मतलब पंप में करीब 70-75 ml, और उसको आपको लाइन में सोइंग करेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। ऐसे स्प्रे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइन में अगर आप सोइंग करते हैं तो आपको लाइन में पौधे के ऊपर खाली डालते जाना है। 10 दिन तक, करीब 8 से 10 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। ये सबसे सस्ता मेथड है शुरू से कंट्रोल करने का। और उसके बाद हर 10वें दिन आप एक बार स्प्रे कर दो, एक कनाल में बहुत होगा। अगर लाइन सोइंग की होगी तो 1 पंप लगेगा दवा, तो आपको 3 या 4 स्प्रे में आपका क्रॉप निकल जाएगा। क्या होगा, ये नीम जो है ना, हम खाते हैं ना नीम के पत्ते कई बार पीस करके, या उसका, तो हमारे सिस्टम में चला जाता है। तो कई बार बोलता है ना, बहुत सालों से जो नीम खाता रहता है उसको सांप का जहर भी नहीं चढ़ता है, ऐसा भी सुना होगा आपने। तो क्या नीम का दातून करने वाला, तो नीम अगर सिस्टम के अंदर पौधे के चला जाए तो वो कीड़े को कड़वा लगेगा हमारा। अल्टीमेटली वो मरेगा नहीं, एक भी मरा हुआ आप नहीं देखोगे, बट वो आपके खेत से दूसरे के खेत में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप शुरू में लगाते हो तो। शुरू में नहीं लगाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो, लेकिन शुरू से अगर आप करो तो मेरे समझ से नीम के अलावा आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने बोल दिया, वो तो लेडीज़ भी कर सकती है कि अपने खेत में जितना बड़ा, अब यहाँ तो छोटे छोटे खेत होते हैं, तो थोड़ा मिट्टी राख ले करके, राख ले लो या थोड़ा मिट्टी ले लो आप, और उसको महीन कर करके घर में रख लो। आप जब भी खेत में गए तो जहाँ जहाँ है उसके बीच बीच में डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो वो कीड़ा अपने आप निकल के, अगर आपको पत्ते में लग रहा है कि छेद जो नए पत्ते निकल रहे हैं उसमें छेद बने हुए हैं, बड़े बड़े कटे हुए, तो समझ लो, या पौधे के आसपास आपको उसका एक्सक्रीटा दिखेगा ब्लैक कलर का, जो वो खा करके वो फेंकता भी है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा उस पेड़ के नीचे, तो वो भी आपका करीब कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा चीज़ आपने उसके लिए बोला था ना कि कई बार आपने करेला पूरा लगाएंगे ना, करेला लगाते हो आप, और करेले के पत्ते पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं एक साथ। ऐसा लगेगा इसका उम्र तो पूरा नहीं हुआ है, बट ये बीमारी आती है तो पूरा करेला का पत्ता ही पीलापन हो जाता है। तो एक दवाई आता है, और ये अब आने वाला है, इसी समय आता है। जिन्होंने करेला लगाया है उनको ये समय आ सकता है कि पूरा का पूरा पौधा ऐसा लगेगा उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई है, या पूरा टाइम ख़त्म कर लिया करेले ने, जबकि ऐसा है नहीं। मेटालेक्सिल एक दवाई आती है, मेटालेक्सिल 8 ml, करीब 8 ग्राम कर लीजिए, वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आता है। मेटालेक्सिन आजकल तो लिक्विड में भी आता है, लेकिन सॉलिड वाला लेना ज़्यादा बेटर है। 8 ग्राम एक पंप में डाल के और उसको स्प्रे कर दो आप। तो आप तीसरे उसमें यूरिया डालना है 30 से 40 ग्राम, एक पंप में 30-40 ग्राम यूरिया डाल दीजिए और उसको हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। तो पूरा का पूरा जो करेला है आपका 4-5 दिन के बाद आप देखोगे पूरा हरापन आ जाएगा। मेटालेक्सिल, हाँ लेक्सिल, मेटालेक्सिल। तो ये उनके लिए है। और कोई प्रश्न? वो जो पौधों का बताया ना मैंने, वो घिया का, घिया आपको सूख जाता है ना, जैसे आप घिया लगाते हैं, ये गर्मी, ये सर्दियों, ये बरसात में नहीं आएगा। ये समस्या आती है गर्मी वाले में ज़्यादा, कि आप घिया जैसे लगाओगे आप गर्मियों में, खास करके फरवरी मार्च में, उसके बाद वो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही तन के ऊपर या
उसके ऊपर पहुंचेगा तो एक तना उसका सूख जाएगा। जैसे ही फल फूल लगने लगेगा वो सूख जाएगा, और जहाँ से सूखता है वहाँ पे गम निकलता है, गोंद टाइप का, आपने देखा होगा काले रंग का गोंद निकलता है वहाँ पे, ऐसा लगेगा वो छेद किया हुआ है। दैट इज ऑल्सो बैक्टीरियल। और इसके कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीजाई जब करते हैं ना, बीज लगाते हैं ना आप, उसको इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है ना। जैसे आपने बीज ले लिया तो बीज को थोड़ा सा, ये दवाई बीज नहीं लेते हैं सर, पौधे लेते हैं, पौधे लेते हैं, तो जो गड्ढा बनाते हो जिसमें आपने लगाना है उसको 5-7 दिन पहले बनाओ आप, ठीक है ना। जो बीज लेते हैं उनको लिए भी बता देता हूँ कि जो बीज लगाते हैं डायरेक्टली, तो उसमें बीज में थोड़ा सा ये डालना है और इसको मिला करके फिर उसके बाद सोइंग करना है। और जिन्होंने पौधे लेते हैं वो ज़मीन में गड्ढा करना है, जहाँ पर भी आप तौलिया बनाते हो, छोटा सा गड्ढा बनाते हो ना पौधे लगाने के लिए, उसमें ये दवाई इमिडाक्लोप्रिड आती है, ये दवाई डालना है। आराम से बताओ। इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोप्रिड ये दवाई आपने डालना है उसमें। कैसे डालना है? 1 लीटर में 1 ml, 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई लेना है और इसको उसमें गड्ढे में डाल करके उसको सेचुरेट कर देना है। डाल दिया, पहले बिजाई रोपाई नहीं की, 4-5-6 दिन के बाद जब आप इसको रोपने जाओगे तो गड्ढे को खोल कर, भाई गड्ढे को भर देना है और फिर गड्ढे को खोल करके उसके बीच में आप जो बूटे लेकर के आते हैं प्लास्टिक वाले, वो उसमें डालना है। और उसके बाद भी आपने कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह के बाद इमिडाक्लोप्रिड से उसको पौधे को नहलाना है। तो ये समस्या 90% आपकी सॉल्व हो जाएगी। 1 लीटर में सर कितना? 1 ml लिक्विड है। लिक्विड है। और जो बीज मिलाएंगे, बीज को रख करके हाथ पे रख लो या किसी बर्तन में रख लो आप, और उसमें 1 बूंद दवाई लेकर के उसको थोड़ा सा मिला लेना, पानी वानी नहीं डालना है। और अगर आप भिगो करके बीज लगाते हैं कि रात भर भिगो दिया, तो भिगोने के अगले दिन जिस दिन भी बिजाई करने जाएंगे तब ये लगाना है, ये ध्यान रखना है आपने। दवाई बताइए इमिडाक्लोप्रिड ना, ठीक है। तो ये समस्या कम आएगी। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रह गया है, तो अल्टीमेटली चूँकि ये बैक्टीरियल है, तो इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब बीमारी ना आए उसके लिए आप ये जो मैंने एग्रोमाइसिन वगैरह बताया ना, या टेरामाइसिन, एग्रोमाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन, कोई भी दवाई आती है, ये आती है एक ही नाम से आती है। इसको इसमें जो मतलब ये जो है बैक्टीरिया उसको मारने वाला ना, उसको एक पंप के लिए वो दवाई होता है एक्चुअली, एक पाउच ना, तो उसको ले करके आप किसी बाल्टी में घोल के रख लो आप। जब आपने यूज़ करना है तो उसमें पंप में डाला, फिर आपने स्प्रे कर दिया। ये डिपेंड करता है आपने कितने घिया के पौधे लगा रखे हैं, ठीक है। दवाई कहाँ मिलती है? ज़्यादातर हम बीज की दुकानों में जाते हैं, कोई दूसरे देखिए, जैसे आप अपनी दवाई खरीदने जाते हो तो अच्छी कंपनी बोलते हो ना कि मेरे को सिप्ला का चाहिए, मेरे को इसका चाहिए, मैनकाइंड का चाहिए, किसी फार्मा का चाहिए, बोलते हैं आप अच्छी कंपनी का दवाई देना अपने खाने के लिए। तो पौधों के लिए भी दवाई कोशिश करो आप अच्छी कंपनी का लो। और अच्छी की कंपनियां जो है ना, जैसे आपका बायर का है, बायर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से और भी हैं कई कंपनियां, इंडोफिल का है, पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का है, उसका भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो दवाई तो आपको थोड़ा वैसे जो लोकल रखते हैं ना, जो पंजाब मेड होता है या हिमाचल के भी कुछ एरिया में बनता है, वो दवाइयों में कंसंट्रेशन नहीं होता एक्चुअली, वो जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑयल, वही डाला होता है, वो कोई पर्पस के लिए सॉल्व नहीं होता है। दवाई तो सर वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसी लैब हो या जो आपके नॉलेज में हो जहाँ से हम खरीद सकें? नहीं, हम किसी दुकान का प्रचार करने के लिए तो है बुलाया नहीं आपको। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ से जाके ले लेना, ये हमारी उसके इथिकल वैल्यू से ज़्यादा वो नहीं है। हम तो ब्रांड भी नहीं बताते हैं, कोशिश करता हूँ आपको साल्ट ही बताने के लिए। आप किसी ब्रांड का, अब जैसे पैरासीटामोल ही है, वो कई आते हैं, है ना, तो आपको ब्रांड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे को बताना ना, कम से कम यूनिवर्सिटी के उस पर। और कोई प्रश्न? सर बैंगन में कीड़ा लगता है खुदे के ऊपर ना, आ जाता है खुद। बैंगन जो है ना, बैंगन में, भिंडी में ये समस्या आ रही है आजकल। क्या समस्या है कि बैंगन का पौधा बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ऊपर टिप वाला भाग जो है, जो ऊपर को बढ़ता है चारों तरफ से, ऊपर से वो क्या होता है, सूख ऐसे मुड़ जाते हैं, है ना, देखा होगा। और जब उसको आप तोड़, जहाँ से वो झुका है वहाँ से अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर से सुंडी निकलेगी, ठीक है ना। दैट इज ए फ्रूट एंड सूट बोरर, इसको हम फ्रूट एंड सूट बोरर बोलते हैं। हमारे पास हम ऐसे दवाई तो इतना सारा है इसके बारे में कि जितने, क्योंकि अभी तक बैंगन के बारे में जितने भी बैंगन के डिजीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट यही है।
और एक आध बार आपने सुना भी होगा कि जब एक बार प्रचार हुआ था कि जो हमारे पास बीटी ब्रिंजल के बारे में कि वो लगाओ, उसमें ये बीमारी, एक कीड़ा नहीं आएगा। बाद में इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। बैन इसलिए किया कि पता नहीं ह्यूमन बीइंग को ये फ़ायदा नुकसान करेगा, आने वाली जनरेशन को, या क्रोमोसोम लेवल पे हमारी बिल्कुल सेल और टिश्यू स्टेज में जाकर के कहीं ऐसा नुकसान करे कि आने वाली जनरेशन ने कुछ डिस्टर्ब होगी या कुछ। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने, तो इसको परमिशन ज़्यादा नहीं मिला बीटी के बारे में। तो उसमें जो प्रॉब्लम थी, उसमें जो समस्या थी, उस समस्या को समाधान करने के लिए तो अभी तक तो इसका एक तो उपाय मैं सिंपल बता देता हूं कि जो कि पेस्टिसाइड है। पहले आप इसको, पहले क्या करते थे, अब मैं पूरी कहानी बता देता हूं तभी ख़त्म हो जाएगा ये। पहले क्या करते थे, पहले आपने बैंगन में देखा था, इसके जड़ में एक नीले रंग की दवाई डालते थे, दैट इज ए फ्यूराडान। जब बैंगन लगाते थे ना, तो बैंगन के लगाने के समय ही वो चीनी के दाने के बराबर ब्लू रंग का या ग्रीन रंग का दवाई होता था। आजकल भी मार्केट में अवेलेबल है, इंडिया शायद हिमाचल में बैन है, लेकिन पंजाब में मिलता है, फ्यूराडान इसको बोलते थे। और ये बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक ये होता है और सिस्टेमिक होता है। जब इसको जड़ में डाल देंगे तो पौधा इसको अपने सिस्टम में ले लेता है, तो इसका असर कम से कम 1 महीना तक रहता है। 1 महीने तक बैंगन में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ये गारंटी है। एफिड भी नहीं, थ्रिप्स भी नहीं, माइट भी नहीं, सूट एंड फ्रूट बोरर भी कुछ भी नहीं, हड्डा बीटल भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा तो आपके लिए, आपको पता ही है कि उसके बाद तो वो सबसे, लेकिन वो माना जाता था कि वो हेल्थ पॉइंट, जब बैंगन लगने लगते थे उसमें उसका दवाई का असर आ जाता था थोड़ा बहुत, तो वो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं था, तो इसके ऊपर बैन कर दिया गया। तो अब जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं वो कोशिश यही की जा रही है कि स्प्रे करने के 7-8 दिन का। अब इसका कीड़ा क्या है, इसका कीड़े को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बड़ा वाला कीड़ा है ना, जो उड़ता है, उसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप आते हैं। हर बैंगन के खेत में आप एक कनाल में 2 डब्बे आप इसको लगा दो, तो ये क्या होगा, सारे मेल को, और ये रात को निकलता है, आपने देखा हो भूरे रंग का तितली टाइप का, और वही इसका मेन है। और ये रात को जब लाइट जलाएंगे ना, तो इसमें दोनों ट्रैप काम करता है। एक तो लाइट ट्रैप भी काम करता है, अगर खेत के बीच में लाइट लगा दो, आजकल सोलर लाइट वाला भी आता है घर में, ये कोई 200-400-500 रुपये का आता है कि 1000 रुपये के लगभग का, बहुत साल चलता है, हज़ारों साल आप सब अगर ढंग से रखो तो वो ख़राब ही नहीं होता। सोलर पैनल लगे होते हैं और रात को इतनी लाइट होती है कि सारे कीड़े को वो आकर्षित करता है। तो बैंगन के खेत में आप इसको लगा दीजिए और लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, वो सारा कीड़ा जो है रात को इकट्ठा होगा। और वहाँ नीचे बर्तन एक डाल देते हैं, बर्तन के अंदर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, पानी डाल के हल्का सा 1-2 बूंद, या डीजल डाल दो या कुछ भी डाल दो आप, तो वो सारे कीड़े उसमें मरते जाएंगे, सुबह को थाली भरी पड़ी मिलेगी। तो ये तो सबसे बेस्ट कंट्रोल है। ये धीरे धीरे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, उस एरिया का जितना भी है ये टेक्निक। लेकिन इसको जो लगाना पड़ता है, जैसे हम करेले में बोले कि करेले से नीचे लगाना है, इसको बैंगन के पौधे से ऊपर लगाना पड़ता है। बैंगन के जब जहाँ जितना हाइट है तो इसे थोड़ा ऊपर लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सोलर रे वाला, तो इसको भी कंट्रोल। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप भी आता है, इसमें भी ल्यूर होता है इसी के लिए, और ये भी सारे मेल को आकर्षित कर करके एक मेल को ख़त्म कर देता है। तीसरा इसमें इंसेक्टिसाइड है। अब नॉर्मली फिर इसको कंट्रोल करने के लिए बैंगन के, इसको कंट्रोल करने के लिए जो ये है ना, नीम का तेल है, वो सबसे बड़ा कारगर है, लेकिन मरेगा नहीं उसमें। इसमें क्या है कि जब आप सपोज आपने बैंगन लगा रखा है, अभी वो सुंडियाँ आने शुरू हो गई, या आपको लग रहा है कि वो नीचे पौधे का ऊपर से कोमल भाग जो है वो मुड़ना शुरू हो गया, तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको सारे उसको तोड़ लेना पड़ेगा। ये पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। तोड़ करके उसके बाद आपने स्प्रे करना है। कार्बरिल आता है, सेविन करके, कार्बरिल बहुत कामगार दवाई है, वैसे बहुत सस्ती भी दवाई है, बहुत बढ़िया है। कार्बरिल करके आता है, सेविन, SEVIN, और ये 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करो आप कार्बरिल का। तो ये हर सप्ताह आपको करना पड़ेगा, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये 1-2 दिन तक इसका असर रहता है, और हमारे बैंगन को जो होगा वो हमारे हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, मतलब ख़राब नहीं होगा वो। बोलिए। अदरक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बैंगन ख़त्म हो गया बीच भी? हाँ बोलो जी, अदरक वाला बोलो आप। जो लगा रखा है हमने, उसके जो पत्ते हैं ना ऊपर से, वो पूरे जालीदार जैसे हो जाते हैं। अभी तो नहीं हुए होंगे, जी? अभी तो नहीं हुए होंगे। अदरक लगाया है आपने? कितना? और लोगों ने अदरक लगाया? थोड़ा थोड़ा लगाया। थोड़ा थोड़ा। आपने कितना लगाया? मैंने लगाया 50 kg।
50 kg लगाया तो काफ़ी लगाया, आधा कनाल तो है ही है, ऑलमोस्ट आधा कनाल से ज़्यादा ही होगा। अदरक का नीचे तो वो भी डाला है, मल्च भी डाला है, पत्ते डाले हैं, घास वास तो नहीं है। आप सिंपल दवाई, आप क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करो, आप क्लोरोपाइरीफॉस का 1.5 ml लेना आपने, ज़्यादा मत करना अभी, 1.5 ml 1.5 ml पर लीटर, एक लीटर पानी में। और इसको करना जब भी ना तो नहला देना इसको, ठीक है ना। तो वो जो मकड़ा है ना, जो आप जाली बना रहे हैं ना, वो पत्ते के नीचे आजकल देखिए ये जो टाइम होता है ना, खासकर बरसात का, ये सबसे ज़्यादा कीड़े इसमें बढ़ते हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती है। इस समय सोच समझ के भी कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने आज स्प्रे कर दिया और शाम को बारिश हो गई तो दवाई का असर भी कम हो जाता है। हाँ, क्लोरोपाइरीफॉस, पाइरीफॉस CHLOR, क्लोरो PYRIPHOS। आपने एक कई ब्रांड से भी आता है, क्लोरोपाइरीफॉस के साथ साइपरमेथ्रिन का साथ कम्बिनेशन भी आता है, देखना साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफॉस दोनों का कम्बिनेशन आता है, वो भी बढ़िया काम करता है। लेकिन बहुत हार्ड के पीछे भी मत जाओ आप, साइपरमेथ्रिन के साथ भी आता है ना, तो दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिंपल भी करोगे तब भी चला जाएगा। अच्छा, बैंगन वाले के लिए मैं बता रहा था, कई लोग बता देते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, वो भी स्प्रे होता है, लेकिन उसको लगाने के बाद कम से कम 15 दिन तक आपको बैंगन नहीं तोड़ना है। और आजकल भिंडी में एक प्रॉब्लम आ रही है, भिंडी में देखा होगा, भिंडी में भी एक कीड़ा आता है। भिंडी लगाया आप लोगों ने? अभी फला नहीं है, फ्रूट आ गया है, आ रहा है, लग रहा है। उसमें एक कीड़ा होता है जो सुबह के समय 7-8 बजे तक, 8-9 बजे तक एक्टिव होता है, काले रंग का, बड़ा सा होता है, इतना बड़ा, और वो फूल को खाता है। वो सामने आप देखोगे, बढ़िया ऑब्जर्व करोगे तो सामने बैठ के आपके पूरे फूल को खा जाएगा। वो इतना बड़ा कीड़ा होता है, वो देखा होगा आप लोगों ने। या तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी आजकल उसको मैनुअल कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर उसको पकड़ के लिफाफे में डालो ना, थोड़ा सा पकड़ में आ जाता है, थोड़ा अगर प्लास्टिक हाथ में पहन लो आप, और ऐसे करके पकड़, भागता नहीं है वो, ऐसे पकड़ के आप लिफाफे में डालते जाओ, उसको लिफाफे को बंद करके या ज़मीन में दबा दो, वो सबसे बढ़िया कंट्रोल है। बशर्ते कि आप पहले आता था मिथाइल पैराथियोन, बहुत अच्छी दवाई होती थी मिथाइल पैराथियोन। आजकल हिमाचल में कुछ पेस्टिसाइड बैन हुई है ना, लेकिन मिथाइल पैराथियोन मिल जाएगा। मिथाइल पैराथियोन आप लो, और उसका डस्ट आता था, उसका डस्ट को हम अगर मार देते थे ना, तो माँ सोयाबीन, ये जो भी है, उस पर सब कुछ खत्म हो जाता था। मतलब आएगा ही नहीं, 15, 20, 25 दिन तक तो बिल्कुल दर्शन नहीं देंगे उनके, इतना वो कारगर दवाई था ये। तो कहीं मिल भी जाए तो उसको डाल सकते हो। आजकल देखते हो थीमेट वगैरह भी डालते हैं, थीमेट है ना, फोरेट सुना होगा आपने, दानेदार होता है, 40-50 रुपये किलो होता है, दानेदार होता है, फोरेट करके आता है। आप जैसे जिंजर लगा रखा है ना, जिंजर में फोरेट का इस्तेमाल करो, 1 कनाल में 1 किलो, ऐसे छट्टा लगा दो, चीनी की तरह दानेदार होती है, रेत में मिला के उसको छट्टा लगा दो आप, तो आपके जिंजर जो है ना, और कई सारे कीड़े बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। एक 50-8 रुपये का आता है फोरेट या थीमेट करके, फोरेट PHORAT होता है ना, फोर्ट बोलते हैं लोग इसको। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो बंद हो गया अभी, इसके कुछ उसके अलग सब्सिट्यूट कुछ जगह हाँ मिल जाता है, लेकिन हाँ देख लेना आपने, प्राइस का तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। और कोई प्रश्न? सोयाबीन जो होती है ना, जल्दी पूछ लो, मेरे पास 7-8 मिनट है। सोंठ बोलिए, कैसे तैयार करते हो? सोंठ तैयार करने के लिए अदरक लगाया आपने? सोंठ ही चीज है अदरक। आजकल एक आध लोगों ने कोई सोंठ का पौधा ही अदरक अलग से पैदा कर दिया है। वो कहते हैं कि सोंठ का पौधा है, वो अदरक की तरह देखने में लगता है, वो नहीं है सोंठ ही एक्चुअली इट इज ए ड्राई जिंजर। जो सूखा हुआ अदरक है ना, वही सोंठ है। अदरक को जब हम सुखाते हैं तो उसको सुखाने से पहले हमको उसको लाइम से ट्रीटमेंट करते हैं, चूने से ट्रीटमेंट करते हैं। तभी आप जो सोंठ बाजार में देखते हो ना, वो होता है कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। उसको छुओगे थोड़ा सा चूना जैसा लगेगा, हल्का सा। वो नुकसानदेह नहीं है। चूना तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पता। रोज़ 1-1 किलो चूना खाओ, आप मर जाओगे। थोड़ा थोड़ा खाओ, कैल्शियम हमारे को चाहिए। एटलीस्ट एक चने के कनक के दाने के बराबर चना रोज़ चूना खाना चाहिए। जो तंबाकू खाते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ले लिया और रोज़ उतना सा खाया करो, बॉडी में बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो 40 के बाद जो सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो है कैल्शियम, और वो कैल्शियम दूध से भी नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक।
ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चूना जरूर खाया करो आप लोग सब मिल करके। वैसे बाबा रामदेव तो बोलते रहते, सुना होगा आपने, दही के साथ डाल के खाओ। अरे ऐसे डाल के मुंह में खा जाओ, पानी के साथ पी लो आप, कोई बात नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट लाइम जो है, और लाइम पौधे के लिए बहुत, जिस पौधे का आप एक गांठ बांध लो, जिस पौधे का जड़ सूख रहा है उसमें चूने का घोल डाल दो। अब आधा किलो चूना है, पानी में डाल करके उसको गर्मी उर्मी निकल जाएगी, 2 4 5 10 लीटर पानी मिला के इसको छोड़ दिया है। कोई नींबू का पौधा लगाए हो आप, आपका फूल गिर रहा है, कोई अमरूद का पौधा लगाए हो, कोई लीची का पौधा लगाए, तो थोड़ा सा उसमें से पानी निकाला घोल करके और उसको पानी में 10 लीटर में घोला और उसके जड़ में डाल दिया, फूल गिरना ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। कैल्शियम मेजर फैक्टर है जो फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप होते हैं। फ्रूट सेटिंग में नहीं, लेकिन फ्रूट ड्रॉप होने में, ड्रॉप होना और सेटिंग में दोनों में अंतर है। सेटिंग में पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, अगर पॉलिनेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली फ्रूट सेटिंग नहीं होगी, वो गिर जाएगा। खास करके घिया डालने में ये दिखने को मिलता है, कद्दू वगैरह में भी, कि वो गल जाता है। लोग कहते हैं क्या, वो एक्चुअली में पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो हैंड पॉलिनेशन भी करवाते हैं। जैसे करेले में भी कई बार ऐसा होता है, खीरे में भी होता है, तो हैंड पॉलिनेशन इट इज़ वेरी ईजी। अगर आप चाहो एक दिन में 500 पौधे को आप खुद ही पॉलिनेट कर सकते हो। पॉली हाउस वालों को हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप खुद फूल तोड़ो, मेल फ्लावर और फीमेल के साथ जाकर के थोड़ा सा टच करना है, जस्ट लाइक मधुमक्खी जाती है एक दूसरे के फूलों के ऊपर। तो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपका फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा, फ्लावर ड्रॉप हो रहा, फ्रूट ड्रॉप, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इसलिए इसको समझना आपने। कैल्शियम हम सब इस धरती पे रहने वाले हर जीव के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम देने का तरीका भी है, यूटिलाइज भी आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए दूध पीना रिकमेंडेड क्यों है, क्योंकि दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे? सोयाबीन की सब जो खरपतवार होती है ना, इसकी दवाई। सोयाबीन में अगर खरपतवार है तो एक दवाई आती है एमेजेथापायर, मार्केट में आता है, ये थोड़ा कॉस्टली होगा। एमेजेथापायर उसमें रिकमेंड, इसमें 3 दवाई होगी। जैसे आप दो दवाई होती है शायद, एक स्टिकर भी होता है उसको, लेकिन आपको घास का पौधा उसका 3रा 4था स्टेज होना चाहिए, 3 से 4 पत्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 4 पत्ते के ज़्यादा ऊपर होगा तो ये नुकसान करेगा, मतलब कंट्रोल नहीं करेगा। किसका? घास का, नॉट सोयाबीन का। घास का पौधा इतना 3-4 इंच का हो, तब ये 100% एमेजेथापायर आप स्प्रे करो 4-5वें दिन, 1 सप्ताह के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, बाद में सोयाबीन अपने आप घेर लेता है तो नीचे का सारा घास दब जाता है, तो इसलिए आपको करने की ज़रूरत है नहीं। इमेजेथापायर होता है, इमेजेथापायर, हिंदी में लिखो आप, इमेजेथापायर। ये बात हमारे नॉलेज में इसलिए नहीं थी ना जी, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मैंने भिंडी लगाई है, आपने बोला मेरे को फोटो भेजवाई थी, मैंने बोला था मैं फोटो नहीं ले सकता। अच्छा, आप ही बोल रहे थे। तो आपने जो दवाई बताए थे उसके पत्ते ज़्यादा आ गए थे, उसका पौधे को तो असर नहीं हुआ, लेकिन 5-6 पत्ते थे घास के ना जी, तो वो असर नहीं हुआ। अच्छा, वो मुझे बिजाई के समय स्प्रे करना चाहिए था। एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं पेंडिमिथिलिन। आप जितने लोग यहाँ खेती करते हैं, इन जनरल सबको ये पता होना चाहिए, जो भी आप बिजाई करते हो, मक्का, कनक, धान, भिंडी, मटर, जो भी, इवन पनीरी भी लगाते हो आप, तो पेंडिमिथिलिन जो स्टॉम्प के नाम से आती है, पेंडिमिथिलिन ऐसी दवाई है, इसका प्रयोग करना कोई जानता नहीं है, और ये सबसे बढ़िया चीज़ है। आप एक चीज़ बताओ, हम 90% वही करते हैं कि जो बीमारी हो जाती है तब हम कंट्रोल की बात करते हैं और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि हमें क्या करना है कि कंट्रोल करने के उसको आने ही नहीं देना है। तो खरपतवार नहीं आएगा 100% अगर पेंडिमिथिलिन 1 लीटर में 4 ml, 1 लीटर में कितना, 4 मिलीलीटर, यानी एक पंप में 60 से 70 ml दवाई डालनी है, और उसका स्प्रे करना है जिस दिन, जैसे हमने मूली लगा दिया, स्प्रे कर दिया, साथ में स्प्रे लेके जाना है। लगाने के बाद सबसे लास्ट में लेबर सेवर के साथ अगर करवाया तो लेबर को बोला तू चला जा, मैं स्प्रे करूंगा, वो स्प्रे खुद करना, कोई भी ज़मीन छूटनी नहीं चाहिए, प्यार से उसको करो आप ज़मीन पे स्प्रे। किसी भी तरह का फसल, मैंने बोला ना 35 दिन तक उसमें खरपतवार नहीं आएगा, तो आप वो स्टेज ही नहीं आने दो जिसमें खरपतवार आए, उसके बाद क्रॉप तो अपने आप कवर कर लेता। मैं सब चीज़ में बोल रहा हूँ, मैं सब में बोल रहा हूँ। पेंडिमिथिलिन, मैं ऐसा दवाई बता रहा हूँ घास में मारने वाला, और ये सबसे कम लोग यूज़ करते हैं, और ये सबसे, हाँ
ये सबसे बेस्ट दवाई है, लेकिन इसका टाइमिंग है, जिस दिन आपने बिजाई की उसी दिन आपका स्प्रे होना चाहिए और कोई भी ज़मीन छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए ये स्प्रे कभी लेबर से नहीं करवाना, लेबर तो ऐसे ऐसे करेगा। आपने बिल्कुल प्यार से चलना और पीछे की तरफ चलना है, जब भी चलना है इसको आगे की तरफ नहीं चलना है, पीछे की तरफ। पेंडिमिथेलिन आपने मेरे को लिखाई थी टर्गा सुपर। टर्गा सुपर है, वो उसके लिए है जो खड़ी क्रॉप है। जब हम घास हमने बिजाई कर दी, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, 15 दिन हो गया, घास भी निकल रहे हैं, तब टर्गा सुपर हम करते हैं। टर्गा सुपर भी इफेक्टिव है 3 पत्ते तक, 3 पत्ते के ऊपर ज़्यादा पत्ता घास का हो जाएगा, फिर वो टर्गा सुपर भी काम नहीं करता है, इसलिए ये भी है। बाकी मैं वीडियो डाल दूंगा, आपने देखना हमारे वीडियो वगैरह, तो उसमें पता लग जाएगा बहुत सारी चीज़ें। मैं तो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि ताकि लोगों को मिल सके। थोड़ा सा अमरूद के बारे में बता देना। अभी अमरूद तैयार हो, अभी वाला अमरूद मत खाओ ना, इसमें मीठापन भी कम होगा। जाता है तो कीड़े डाल। बरसात वाले अमरूद को गिरा दो आप। बरसात वाला अमरूद जो होता है उसमें मीठापन कम होता है, और बरसात वाले अमरूद में आपको फ्रूट फ्लाई बहुत लगेगा, कीड़ा लगेगा। बरसात वाले अमरूद को कंट्रोल करना है तो आपको एक फेरोमोन ट्रैप एक पेड़ में डालना पड़ेगा, लटका दो आप उसमें, जो ट्रैप बोल रहा हूँ यहाँ वाला ना, जिस अमरूद के पौधे हैं उसके बीच में आप इसको बांध के लटका दो आप, तब तो ये लटकाना भी कम है। जब फूल निकल रहे हैं, अगर फूल से फल बन चुके हैं छोटा भी, तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो जिस समय फूल की कलियां रहती है ना, ग्रीन ग्रीन देखा होगा, एक साथ ही आता है अमरूद के ऊपर, उसी स्टेज में आपने इसको टांगना है। इसीलिए लोग कहते हैं ना जी आपने बताया कुछ भी, हम तो किया भी, तो कंट्रोल कभी नहीं हो। पूरी जानकारी लेकर के जाया करो आप। जब भी फूल की हरी कली रहती है, जब वो खुलता नहीं है, उसी स्टेज में आपने इसको टांगना है, तब ये कंट्रोल 100% है। तब आप बरसात वाला भी खाओगे और सर्दी वाला तो खाते ही खाते हो आप, अमरूद में खास करके। ठीक है। तिल में मैंने बोला तो आप घास हो गया तो यही दे लो आप, टर्गा सुपर लगा लो आप। ये में से था पैर, अगर छोटे घास है तो कर दो आप टर्गा सुपर। छोटा नहीं है, वो भी लंबा हो गया, नहीं करेंगे। बहुत बड़े हो गए तो ये तो हम गलत करते हैं ना। नहीं पता नहीं था। हाँ, संपर्क में तो थे आपके। आप हस्बैंड वाइफ हैं? नहीं। अच्छा, तिल बहुत अच्छी चीज़ है। तिल को अगर तिल को लाइन में लगाना है, हम लाइन में नहीं लगाते, हम छट्टा लगाते हैं। बैल रहे नहीं साहब, ट्रैक्टर काम नहीं करता है ऐसा। आप कुछ हाथ से भी कर लिया करो ना, आजकल ऐसे वाले आते हैं, उससे लाइनें खींचो, थोड़ी थोड़ी बीज गिरा दो आप। तिल का बिजाई करने का तरीका है कि जितना 250 ग्राम तिल लगता है एक कनाल में, है ना, कितना डालते हो? इतना लगता है, सही है ना। और उसके बाद उसमें 1 किलो रेत मिलाओ, दोनों को मिला करके फिर बिजाई करो, फिर आप आराम से आप बीज लोगे। 250 ग्राम को लेके बीजोगे तो ज़्यादा गिर जाएगा, वो रेत में मिला करके फिर बीजना है उसको, ठीक है ना। क्लोरोपाइरीफॉस भी एक दवाई आती है जो जड़ के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए। जब अगर बरसात में बहुत सारा जड़ के पास लगने वाला अगर कीड़ा है उसको कंट्रोल करना है, तो क्लोरोपाइरीफॉस को भी हम लोग कहते हैं कि 10, जैसे अगर 1 कनाल है, 10 कनाल एरिया है, 10 कनाल में हमने क्लोरोपाइरीफॉस यूज़ करना है कि जड़ के अंदर वाले जो कीड़े हैं उसको समाप्त करने के लिए। तो हम क्लोरोपाइरीफॉस को 15-20 किलो रेत में मिलाते हैं और फिर रेत का छट्टा लगाते हैं। दैट वन ऑफ द बेस्ट वे। जबकि स्प्रे करना इसमें ज़्यादा कारगर नहीं है जितना कारगर आपका छट्टा लगाना है। जैसे धान के खेत होता है ना, धान के खेत भी, धान भी लगाया होगा आप लोग ने, नहीं है? धान में हम खरपतवार के लिए करते हैं। आपने आजकल क्या लगाया? बेस्पायरिवैक, क्या क्या लगाते हैं, कौन सी दवाई लगाते हो? नोमिनो गोल्ड है, कई सारे हैं इसमें, या ब्यूटाक्लोर है, मैचेटी है, कई सारे आते हैं। ब्यूटाक्लोर जो हम लगाते हैं ना, ब्यूटाक्लोर को स्प्रे लगाने के लिए हमको कम से कम 3 सेंटीमीटर 3 इंच पानी हमको हर समय होना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह तक। और घास पानी से ऊपर नहीं आना चाहिए तब तक कंट्रोल, यानी कि 1 सप्ताह के रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आप इसको लगा सकते हो, तो घास 100% क्योर है। और आपके खेत का पानी दूसरे में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है, कम से कम 7 दिन तक, तब वो 100% कंट्रोल रहेगा, आपका क्रॉप निकल जाएगा। तब तक टिल्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। टिल्डिंग समझते हैं ना, नए नए जो कल्ले निकलते हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्शन तो कल्ले निकल से होता है ना, आप जो लगाए उससे कुछ नहीं होता है, वो तो आपने एक बीज डाल दिया, एक पौधा डाल दिया, उसके बाद जैसे सिट्टे वो निकलते हैं ना कनक में, कलियाँ, तो वो निकलना, जितना ज़्यादा वो निकलेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कनक में भी आप समझते हो, बीज डालने से सीड प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है कभी भी। मान ले 5 किलो कनक में डालते हैं, अगर 10 किलो भी डाल दो बीज तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और घट जाएगा।
उसको आपने 4 किलो डाल करके छोड़ दो, जगह दो ना, और उसमें से कल्ले जितने ज़्यादा निकलेंगे तो वो आपको प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली आपको वो चाहिए, और वो 15-20 दिन के बाद वो स्टेज निकल जाता है, फिर वो घास अपने आप नहीं आने देता है। शैवाल देखा होगा, अलगी आजकल यूज करते हैं, वो भी डालते हैं, थोड़ा सा ले करके अपने खेत में डाल दो, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हरा हरा रंग का पूरा, वो नाइट्रोजन देता है पौधे को। तो वो आपके खेत में, धान के खेत में होना चाहिए। नहीं है तो दूसरे के खेत से थोड़ा उठाओ, अपने खेत में डाल दो, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जिनके खेत में हरापन ज़्यादा है। एक बार ना सर धान में बीमारी लगी, कीड़ा लगा, वो नीचे से उसने जड़ें खा जानी ना, और पौधे सूख जाना। फिर एक बार उसमें बहुत समय पहले की बात है, आए थे हमारे, एक अणखर का पौधा होता है, उसका एक टहनी रोपाई के बाद खेत में डाल। पहले करते थे ना, वो देसी इलाज तो था ही सर, अब है ही नहीं, पौधे तो नहीं है। आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको बोल दूं कि बात डिस्कस करा दे, तो मैं नहीं कहता मेरा गला बनना। नहीं, आपका कहना ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में हम घास मारने वाली दवाई बहुत स्प्रे कर रहे हैं जी। मक्की घास भी हो रहा है, मक्की भी हो रहा है, सबके खेत में जाओ, क्योंकि उनको गारंटी है कि इसमें हमने जा करके और लॉडिस का स्प्रे कर देना, पूरा घास खत्म, मक्की मक्की बच जाएगी। पहले सफ़ेद होगा, फिर उसके बाद वो मर जाएगा, मक्की के ऊपर असर नहीं करेगा। अब ये इसके कारण से जो अच्छे भी खरपतवार थे वो भी समाप्त हो गए, उनके बीज ही नहीं बन पाते हैं। तो जो अच्छे खरपतवार थे, जो हमारे लिए ज़रूरी थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। कनक में कौन करता है, कनक में कौन जाके घास निकालता है? सारा बथुआ ख़त्म हो गया, बथुआ बनने ही नहीं देते हम, जबकि बथुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक पैरेलल क्रॉप है बथुआ, हमारा जितना कनक फ़ायदा नहीं करता उससे कई गुना ज़्यादा हमारे सेहत के लिए बथुआ है, लेकिन हम ये होने नहीं देते हैं अब। और धीरे धीरे हमारी एक अगली जनरेशन आएगी, वो बोले बथुआ भी कुछ होता होगा, क्योंकि है ही नहीं बीज उसका बनेगा। तो घास मारना बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन हमारे को, हम लाइन सोइंग नहीं करते हैं, पहले के लोग करते थे। देखिए मक्की जो है ना, ईस्ट वेस्ट में लगाओ आप, ईस्ट पूरब पश्चिम दिशा में लाइन लगा करके आप मक्की लगाइए, और उत्तर दक्षिण, जब उत्तरायण और दक्षिणायन सूरज होता है ना, तो उसकी सूरज की रोशनी उसके जड़ के पे पड़े ना, आपका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। अगर 1 क्विंटल मक्का होता है तो दाने का वजन बढ़ जाएगा, अगर खाली इतना ही फॉलो कर लो आप तो। लेकिन हम तो बस जैसे मिल गया, जिधर से ट्रैक्टर आ गया उधर ही भी जाए, छट्टा लगा दिया। अब छट्टा लगाने से तो आपका प्रोडक्शन कभी रहा बढ़ने से, ठीक है ना। पूरब पश्चिम दिशा में लाइन बनाइए ना, और उत्तरायण दक्षिणायन किसी भी तरफ के सूरज होगा, उसके जड़ के पास सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। ये प्रूफ्ड है, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। और देखना आप उसमें मक्की का पौधा कैसा होता है। वो रिज में लगाना है, 800 ग्राम तो मक्की का बीज लगता है एक कनाल में। तो अगर छट्टा लगाओगे तो उतने पौधे नहीं बनेंगे, 3500 पौधे चाहिए एक कनाल में। अच्छा प्रोडक्शन के लिए यू हैव टू बी एटलीस्ट 3500 प्लांट्स, 3500 पौधे चाहिए उसमें। अब इतना है कि नहीं वो आपको पता लगाना है कि है कि नहीं उतना। चुंगेरी दे दीजिए ना, बिल्कुल दूर दूर कर देते हैं। तो वो आपकी गलती है ना, मैं तो आपको बताने वाला ही हो सकता हूँ। ले चलो किसी दिन मेरे को जुताई करवाने के लिए, तो देखूंगा। देखिए हमारी जो नॉर्थ साउथ में लाइन होगी ना, हमारी सूरज उत्तरायण होती है या दक्षिणा, हमारा जो इक्वेटर है ना, हमारे जो सूरज कभी भी बिल्कुल सेंटर से बहुत कम गुजरती है मक्की के समय, या तो उत्तरायण हो जाएगी या दक्षिणायन हो जाती है। तो वो उस ढंग से सूरज अगर नॉर्थ साउथ में लगाओगे ना, तो हो सकता है कि उसका क्रॉस, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, कुछ अफगानिस्तान का एरिया है, उस एरिया में ये नॉर्थ साउथ वाला ठीक चलता है। इंडिया में मैंने देखा है कि अगर आप इस दिशा में बनाएंगे पूरब पश्चिम में, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने भी खुद भी वीडियो भी भेजा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और कुछ 10 हो गया, पता नहीं, देखो तो कि हम कंटिन्यू रखें। डॉक्टर लव भूषण को आप पूछ लेंगे ना कि डॉक्टर साहब कंटिन्यू रखें कि अभी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और जी सर इसका अमरूद को बताया कि प्री जब वो कली बढ़ना शुरू होती है तब हमने उसमें लटका देना है। अगर हमने उसको पहले उसको प्री जो खत्म करने के लिए पिछली बार बताया कि इसका यूरिया का स्प्रे मैंने बताया तो था आपको। तभी जो फ्रूट जो है आगे सर्दी में फ्रूट यूरिया डालने से, यूरिया का छिड़काव करने से सारा फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। कब हमको फूल हो जाएंगे और कलियाँ नहीं, फूल खिलने के बाद करो आप उसमें।
फूल खिलने के बाद करो, फूल खिलने से पहले भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूल खिलने के समय ऑलमोस्ट, जब फूल की कली बननी शुरू हो जाए। कितने ग्राम पर पंप होना चाहिए? 140? एक नहीं, उतना मत करना आपने। 140 ग्राम एक पंप में कितना हो गया? 15 × 45, 3, 2 ग्राम रख लो आप। 30 ग्राम पहले। पौधा भी डिपेंड करता है, पौधा आपका छोटा है तो ज़्यादा मत करना आपने। एक स्प्रे करो, अगर फ्लावर गिर गए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ा देना। नाइट्रोजन है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जलना नहीं चाहिए आपका पत्ता। नॉर्मली हम 2 ग्राम 2 से 3 ग्राम करते हैं, बहुत होता है। जलना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा जला देगा ये पूरी तरह से। कंटिन्यू करने के लिए बोला। अच्छा, आड़ू प्लस जो है ना आम वगैरह भी आजकल उसमें वो हो गया, जब पकने शुरू होते हैं तो सड़ जाते हैं। पहले तो ये है कि सब ने एक एक प्रश्न पूछना है। यहाँ मूर्ति बनने तो कोई भी नहीं आया है, 3-4 लोग ही पूछ रहे हैं, है ना। आप लोग भी कुछ पूछने आए हो? खेती वेती करते कि नहीं आप लोग? तो सुनने आए हैं? मेरे को आवाज़ सुनने चाहिए ना, आवाज़ तो चाहिए आप लोग को। अब सब मिलके इकट्ठे मत बोलो ना, ये सुन लो ये। चलो इनका प्रश्न ले लेते हैं, क्या बोलते हैं? धान लगाया अभी 15 दिन हो गए ना, तो सर उसमें ना बीच में वो सूखने शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से स्प्रे की है ना, ऐसे निशान बन गए उसके पत्तों के ऊपर ना, कहना यानी कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो रहा हो उसका पौधा धान का। जलाना पे है जलाड़ा है, मतलब जो जड़े ना डालो इयां लगा था जब तो ऊपर से स्प्रे करती है ना पत्ते। किनारे किनारे हैं, खाली मेड़ के साथ साथ हैं, ये पूरे खेत में ही है? नहीं, ये पूरे खेत में नहीं है, हाँ। छोड़ छोड़ के है कहीं, मतलब बीच बीच में जाला बन रहा है। हाँ, सूख रहे हैं फिर वो, मतलब ऐसे लग रहा है जल रहे हैं। जो पत्ता है ना वो आपने उखाड़ा ठीक से था पौधे? धान का पौधा तो कोई आपने कौन सा रोपाई वाला पौधा किया? रोपा किया ना, तो उखाड़ा तो होगा ना, जहाँ से खेत से नर्सरी डाली होगी ना। वो कितने बड़ा पौधा उखाड़ा था आइडिया से? कोई महीने का था, मतलब इतना बड़ा हो गया था? हाँ, इतना की था। पानी लगा हुआ है उसमें? हाँ जी, पानी लगा हुआ हाँ है, जी, खेत में पानी है। हाँ जी। दवाई भी डाला था घात वाली? डाली है 2 किलो परसों डाली है, उसके पहले ही यही हो रहा है? बस उसी दिन हुआ हो। तो दवाई ज़्यादा तो नहीं डाल दी आपने? नहीं, दवाई तो नहीं है सर। स्प्रे किया था? हाँ, उसके बाद किया ना। स्प्रे किया? स्प्रे क्यों किया? रेत में डालना ये स्प्रे क्या भाई सारी जगह हो जाता है ना, फिर रेत अब चौड़े खेत तो फिर बीच में कौन चली जाता है ना। ये मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई कारण से बोल रहा हूँ। जब भी आप धान के, सुन लो आप, जब भी हम धान के खेत में स्प्रे करते हैं ना, तो धान के पौधे पे हमको डालने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कारगर ब्यूटाक्लोरा आप कर रहे हो ना, सपोज यूज किया होगा, बिस्पायरीवैक किया होगा, जो भी किया होगा आपने, या नोमिनो गोल्ड किया होगा, तो बेटर है रेत वाला सिस्टम सबसे बढ़िया। आप अगर सोचते हो ना कि खेत के बीच में, आप ये सोच लो कि यहाँ से मैं कितना दूर तक छट्टा मार सकता हूँ, तो स्प्रे से तो कम ही चलना पड़ेगा, आपका खेत तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यहाँ से लेके कम से कम इसी हॉल को स्प्रे करना, अगर छट्टा लगाना होगा तो एक ही बार बीच में जाना पड़ेगा आपको। स्प्रे तो आपका इतना से ज़्यादा जाएगा नहीं, कवर नहीं करेगा। रेत करता जा रहा। रेत से क्या होता है कि वो पानी के नीचे गिरता है, पानी के ऊपर गिरता है ना, और दवाई जो है पानी के बीच में फैलता है, सस्पेंशन की तरह, जैसे आप तेल डालते हो, और वो ही हमारे लिए कारगर है। ज़रूरत नहीं है आपको स्प्रे करेंगे, दवाई की मात्रा ज़्यादा डाल दिया तो जला देगा, वो थोड़ा भी ज़्यादा डल गया तो जला देगा। आप ये देखो ना, घास मारना का मतलब क्या है? वो भगवान थोड़ी ही है, वो दवाई ही है ना। दवाई की मात्रा, वो तो पौधा भी तो दवाई है, दो धान भी तो सॉरी पौधा ही है, घास भी पौधा है। हम सिर्फ घास को मार रहा है, पौधे को नहीं मार रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो बात है ना, कि अगर थोड़ी भी मात्रा बढ़ जाएगी तो घास की जगह पौधे को भी मार देगा वो। और ऐसा कई बार हुआ है। प्याज में क्लोरोपाइरीफॉस स्प्रे करते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस, जबकि वो कीड़े मारने वाली दवाई है, प्याज की पनीर पूरी जल जाती है। थोड़ा भी दवाई ज़्यादा, 1 ml से ज़्यादा दवाई डल गई ना, तो जबकि हम 2.5 ml डलवाते हैं। तो डिपेंड करता है ना, जिस अगर दवाई डालने के बाद हुआ है, डेफिनेटली स्प्रे नहीं करो सर। धान के खेत में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। सर जहाँ मैंने दोबारा की है ना 2 बार स्प्रे, उस धान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ज़्यादा पुराना हो गया होगा धान, 15 दिन पुराना होगा, 20 दिन, जो एस्टेब्लिश हो गया होगा धान। देखो सर, इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लो। ये 100% जब आपने खरपतवार का स्प्रे किया है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है, तो 100% दवाई का असर है, ठीक है ना। ये कई बार होता है। एक बार मैं आपको बताऊं, लोग स्प्रे करते हुए चलते हैं। सपोज मैंने घास मारने वाली दवाई स्प्रे की,
ठीक है ना, सपोज मक्की में, और मैं पंप लेते जा रहा हूँ, ठीक है ना, घर को जा रहा हूँ, और इधर में किसी ने भिंडी लगा दी है, लगी हुई है, किसी की भी लगी हुई है, अगर आप स्प्रे ना करो, हो सकता है उसमें दवाई बिल्कुल ना हो, लेकिन ऐसे भी अगर 1-2 बार चला दोगे ना, या उधर को हवा चल पड़ी ना, तो पूरी क्रॉप खत्म हो जाएगी उसकी। ऐसे कप शेप में उसका लीफ बन जाएगा, और थोड़े दिनों के बाद वो अंडर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है 3-4 दिन के अंदर ही। तो ये कई बार होता है, आप जरूरी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेड़ के साथ एक 2 बार ऐसी साथ मेरे साथ घटना घटी है, जब फार्मर ने इवन खीरे का लहलहाता फसल में उसके किसान ने उसमें घास मारने वाली दवाई का स्प्रे कर दिया, उसको पता नहीं लगा, वो वहाँ से फ़ोन पे कर रहा था, ब्लू वाला ले लियो, ब्लू वाला में एक ढक्कन डालियो, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। ये रंगस की बात है, हमीरपुर की बात है, 10-15 कनाल में खीरा लगाओ गर्मी का, और उस समय खीरे का रेट बहुत बढ़िया होता है, इतना बढ़िया लहलहाता क्रॉप, और 14-15 घंटे के अंदर सूख गया। रात के 11 बजे देखा आकर के जब, तो पूरा क्रॉप फ्लैट था। आप मत सोचो कि इसके बाद क्या होगा। और उसके बाद हमने उसमें ग्लूकोज का स्प्रे करवाया। वैसे 5-10-15% कह लो, आपकी टाइम से करने से हो सकता है बच गया, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा, लेकिन 10-15% पौधे खराब हो ही गए, बिल्कुल तरह ख़त्म हो गए। जबकि वो दवाई डाला था 0.5 ml, तो घास मारने वाली दवाई तो 0.12 ml से भी एक दूसरे के बीच में फ़र्क रह जाता है, क्रॉप और घास के बीच में। जैसे आपने इन्हें सोयाबीन बोला ना, सोयाबीन में जितनी दवाई डालते हैं, सोयाबीन से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सोयाबीन के क्रॉप को भी फ़र्क पड़ेगा एमेजिथापायर का। लेकिन अगर ढंग से डालेंगे तो एक घास ज़मीन के नीचे नहीं रहेगा, साफ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कंट्रोल करना है आप लोगों ने। देखो जो चीज़ आप जब आप चीज़ें डालते हैं ना, उसके बाद जो चीज़ें इफेक्ट आती हैं, डेफिनेटली हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा सा एरिया में करके देख लो, वो तब जब घास की दवाई करवाते हैं। तो हम भी बोलते हैं रिस्क लेना उतना वो नहीं है। कई बार होता है कि किसान की फसल ही पूरी ना ख़त्म हो जाए, क्या उनको पता नहीं हो। 1 ml को भी कई लोग 10 ml के बराबर को 1 ml मान लेते हैं। कई किसान ऐसे भी होते हैं, जब हम फ़ोन करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि बता देना मेरे को ढक्कन उसमें है कि नहीं, उसमें लिखा हुआ क्या 5 ml, 3 ml, 4 ml। तो दवाई बताने का, इंसेक्टिसाइड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर्बिसाइड जब मैं बताता हूँ, घास मारने वाली दवाई, तो बड़ा प्रिकॉशन से मैं बताता हूँ लोगों को, ठीक है ना। कौन सी दवाई डाली थी आपने, कुछ याद है? एरा, देख लेना आपने, 2,4-D होगा। 2,4-D पता किसको मारता है? चौड़े पत्ती वाले को। अरे डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला ना रेते के अंदर दवाई डाल रहा है मारना, 10 साल पहले मैंने उसको 15-20 खेत थे मारे डाल के, मैं छुट्टी आया हुआ था तो रेते में डाली वो दवाई। शाम को 2 बजे लगा मैं, और मैं बाल्टी भरना और मिक्स करना उसको मैं खेतों में छिड़कता रहा, कम से कम 2-2.5 घंटे तक मैं वो दवाई चढ़ गई, जैसे आपको लगने लग गया। हाँ, शाम को लाया 7 बजे, 8 बजे 8:30 बजे खाना खा लिया, 12 बजे मेरा शरीर ठंडा हो गया। आपको मैं बताता हूँ उसका तरीका क्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खड़े हो गए एकदम एग्जैक्टली। हॉस्पिटल हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने अच्छा हुआ कि उतने बड़े एरिया में स्प्रे नहीं किया, नहीं तो जितना आप कर लिए थे ना, उतना भी आप नहीं कर। दूसरा तरीका क्या है ना, जब भी आप स्प्रे करने के लिए जाओ ना सर, देखो दवाई किसी का दोस्त नहीं होता। आप पूरा, अब तो इंडिया है ना, इंडिया में कुछ भी चलता है वाली बात है। अदरवाइज़ हमारे पास मास्क आते हैं, ठीक है ना, हाथ में ग्लव्स आते हैं, ठीक है ना, और नहीं हो तो कम से कम एटलीस्ट प्लास्टिक पहन लो आप, कोई भी घर में प्लास्टिक आता है, और यहाँ बांध लो उसको, और उस हाथ से छट्टा लगाओ। मैं तो कभी भी नहीं कहता हूँ कि दवाई को टच करो आप, ठीक है ना। और नहीं हो तो कम से कम जो गमछे वगैरह होते हैं तौलिया टाइप का, उसका आँख और कान आँख के ऊपर भी चश्मा डाल लो आप, ठीक है ना, एटलीस्ट, और तब आप स्प्रे करो। ऐसे चश्मे आते हैं जो बिल्कुल ही प्लास्टिक वाले होते हैं ना, जो आर पार आराम से, उसमें कोई वो पावर नहीं होता, वो वाला चश्मा ज़्यादा यूज़ किया करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, आप तो चूँकि मालिक हो, तो आपको तो लगा तो आप तो सब कुछ कर लिया। अगर आपका लेबर होता जिसको शाम को 350 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी दे के भेज देना था, तो आपको पता भी नहीं होना था इसकी कहानी। तो दूसरे को भी ये करवाया करो आप लोग। जब भी आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, हम सबको बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 चीज़ें ढकी होनी चाहिए। हम इसीलिए तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं करवाते हैं। ग्लाइफोसेट अगर 10, 15, 20, 25 बार एक बंदा लगातार 1 साल में कर दिया ना, तो कैंसर उसको पक्का ही है।
और ग्लाइफोसेट आज के डेट में होते हैं, डॉक्टर साहब पूरी घास खत्म होनी चाहिए। और जो लेबर काम करने वाले आते हैं, चाहे कहीं का भी हो, है तो मानव है ना, तो वो उसको पता नहीं होता है, वो तो बस टारगेट होता है, 1 पंप कर दिया, 2 पंप कर दिया, वो चढ़ता भी नहीं है वो, लेकिन वो आपके सांस में जाता रहता है। और जो पार्टिकल तैरते हैं ना हवा में, देखा होगा जब आप स्प्रे करते हो, तैरता है ना, वो पूरा शरीर को कवर कर लेता है। तभी तो तैरने वाले जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा क्रॉप को कवर करता है। तो ये चीज़ें हमारे पास, हम तो कभी भी नहीं खरीदते, हम तो हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं। अभी आप जाओगे चपाती खाओगे, ज़्यादा बेसिन के ऊपर भीड़ लग जाएगी तो बोलोगे चलो कोई नहीं यहीं पे खा लेते, जबकि यू हैव टू वॉश इट, है ना, प्रॉपरली। तो पेस्टिसाइड तो पेस्टिसाइड है ना, मारने वाली चीज़ है सर, वो किसी, चाहे वो घास को मारे, चाहे कीड़े को मारे, चाहे बीमारी को कंट्रोल करे, है तो दवाई है ना, किसी भी एंगल से हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये पहली चीज़ है। जब हम नहीं उगाते हैं और हम बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं तब हमारे बॉडी में निकल रहा है, तो फिर तो बात ही कुछ और है। और कोई प्रश्न? आड़ू तो ख़त्म हो गया सर। अरे नींबू लगे है ना हमारे होते हैं ना नींबू। नींबू वो फट रहे, नींबू फट रहे, बोरोन का स्प्रे कर दो उस पर, बोरोन और कैल्शियम। बोरोन आता है आजकल, कैल्शियम ब्रोमाइड करके आता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, कई सारे आते हैं। बोरोन करके आता है आजकल फर्टिलाइज़र, 1-1 किलो के पॉकेट में मिल जाएगा। आप बोरोन का स्प्रे करो और उसको बिल्कुल, अब तो खैर चलो बारिश हो रही है, बिल्कुल सूखा और बिल्कुल वो नहीं रखो, जैसे बिल्कुल सूखा और बिल्कुल गीला, नॉर्मल पानी उसके पास रखो, थोड़ा तौलिया बना दो उसको, और जड़ में कैल्शियम डाल दो आप। जब जैसे आपने लीची में भी देखा है, लीची भी फटता है, नींबू फटता है, ये दोनों चीज़ें जो फटती है, टमाटर भी फटता है, देखा है आपने? टमाटर में, फ्रूट में आजकल क्रैकिंग आ जाती है, ऐसे क्रैकिंग होती है, कई ऐसे क्रैकिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वो उसमें भी हम बोरोन का स्प्रे करवाते हैं। बोरोन सबसे बेस्ट काम करता है इसमें। बोरोन के साथ अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कैल्शियम भी आप डाला करो इसमें। डालने की सुनी सर, बोरोन आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आपने ना, और कुछ आड़ू के बारे में बताना सर। आड़ू में देखो कीड़ा जो आता है ना, जब कोई भी फ्रूट के अंदर कीड़ा लगता है, लीची का कीड़ा कभी भी कंट्रोल नहीं हुआ, पता आपको? लीची जब खाते हैं, लीची आप लोग उगाते भी हैं पौधे आप लोग के पास? नहीं है, नहीं है? देखा उसमें कीड़ा होता है, कहाँ पे होता है? जहाँ उसका जुड़ा होता है, जहाँ से तने से तोड़ते हैं, है ना, छिलका से उतारते हैं, वहीं पे होता है कीड़ा। और क्या करते हैं फिर? लीची फेंकते हैं हम? नहीं फेंकते हैं, उस कीड़ा को निकाल के फिर खा जाते हैं। हाँ? सर एक चीज़ बता, जी मुँह डाल देते हैं लोग, खा लेते हैं। मेरा वो कहना नहीं है, मेरा कहना है ना कि वो कीड़ा ऐसे जगह पे है कि अगर उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे, वो कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जूस है ना उसमें, वो जहाँ वो सीड के पास लगता है वो एक्चुअली फ्लावरिंग स्टेज में ही आ जाता है। वो जैसे बैंगन है ना, बैंगन में मैंने आपको बोला, बैंगन जब लगता है फूल, उसी स्टेज में, या अमरूद लगने के फ्लावरिंग स्टेज में ही कीड़े अंडे दे देते हैं। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस कि जब तक आप फ्लावरिंग स्टेज से कंट्रोल करने की शुरुआत नहीं करोगे तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना? तो फ्लावरिंग स्टेज से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब फ्लावरिंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब फूल आने लगे, जो कीड़ा, आम भी देखा है ना आपने, आम ऊपर से बिल्कुल साबुत, कहीं भी कोई छेद नहीं, और फिर क्या होता है? अंदर जब खाएंगे अभी, काटेंगे तो उसके अंदर से मैगेट्स निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, है ना। अब आप सोचो उसके अंदर के, जो इतना भगवान ने उसको सिस्टमेटिक बिल्कुल मोटा स्किन बनाया है आम का, फिर भी उसके अंदर से कीड़ा कैसे निकल रहा है? बैंगन में भी वही है, बैंगन में कीड़ा अंदर है, जब आप देखते हो तो बैंगन कीड़ा बाहर निकल रहा होता है। एक्चुअली में वो कीड़ा पहले ही बीज, जिस समय फ्लावर बनते हैं उसी स्टेज में ये कंट्रोल करना पड़ता है। अगर उस स्टेज में आप स्प्रे नहीं करोगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा। और उस स्टेज में कंट्रोल करने के लिए मैंने जो बताया ना, मेलाथियोन के साथ गुड़ वाला, ये कारगर है। ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो फ्लावरिंग स्टेज में एक बार इसको स्प्रे करो आप। इससे क्या होगा? मधुमक्खियाँ नहीं मरेगी। जैसे इन्होंने बोला ना कि मेरे को
क्या वो आड़ू, तो आड़ू में पॉलिनेशन भी चाहिए होता है। पॉलिनेशन में मधुमक्खियाँ चलती है, मधुमक्खी देखा है ना आपने। अब वो मधुमक्खी नहीं जाएगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगा। तो हमने वही दवाई यूज़ करना जो मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए भी हम आड़ू वगैरह में हम कोशिश हमारी यही रहती है, आड़ू है, प्लम है, कई बार उसमें आम में भी हम कहवाते हैं कि एट द टाइम ऑफ फ्लावर उस समय से आप स्प्रे करो तो कंट्रोल होगा। अमरूद में भी मैंने यही बोला, ठीक है ना। हाँ जी, एक सर बाकी मेरा नंबर लिख लो 94184। अगर आपने कोई प्रश्न करना होगा तो मेरी जान 94 184 94 333, ठीक है। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न है मेरा। हाँ, आम है सर मेरे पास ना, कम से कम आधा किलो का, वो पकता है इतना इतना बड़ा है, लगता बड़ा पेड़ है, पेड़ छोटा है पर वो बड़ा फल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, इस बार भी लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, लगा है। कभी पूरी लाइफ पूरी छोड़ दोगे तब भी पकेगा ही नहीं। पकता है ऊपर नहीं पकता। वो फजली आम है मेरे समझ से। फजली एक वो वैरायटी होती है, बहुत बड़ा है, बड़ा है, इतना बड़ा है, बड़ा है 400-500 ग्राम का, 400-500 ग्राम का। तो मैच्योर जब हो जाता है ना, वो उसको सड़ता नहीं है ना, ना सड़ता नहीं। तो उसको आप उसमें डालो आप। वैसे तो आम को पकाने के लिए पहले जो यूज़ करते थे, बोलते अब तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, शीशम का पत्ता जो होता है ना, शीशम हाँ जी, टाली जिसको बोलते हैं, उससे बढ़िया आम किसी में नहीं पकता है। सबसे बेस्ट आम पकाने के लिए जो है वो शीशम का पत्ता है। आगे लोग आए तो नहीं कोई, या फिर सिरिस, तो सिरिस तो यहाँ नहीं होगा, उससे बेटर है उसको आप लिफाफे में, लिफाफे नहीं, कागज़ के उसमें बंद करके लपेट करके अखबार में, और उसको भूसे में डाल दो, जहाँ तूड़ी वगैरह होता है ना वहाँ पकेगा। कई बार कई वैरायटी ऐसी होती है, उसके वो वैरायटी मेरे को जहाँ तक याद है कि वो मैंने देखा है कि 1-1 किलो, आधा पौन किलो का आम होता है वो, और वो पकता नहीं है, लेकिन वो टेस्ट उसका अच्छा होता है, छिलके खाने वाला आम होता है। सबसे बढ़िया आम कौन सा होता है, आप लोग खाते हो? दशहरी कोई आम है? दशहरी तो यार सबसे, जिसको आप लोग वो जो चूसते हैं आम, जो आप रास्ते में टपकता है, उससे थोड़ा सा बड़ा है वो, और क्या है, बाकी तो कुछ भी नहीं है उसमें। जिसने मालदा खा लिया वो दुनिया में कोई भी आम, चाहे वो अल्फांसो हो, तोतापड़ी हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं, उसके सामने सब फेल है। दुनिया का सबसे बढ़िया आम मैं उसको मानता हूँ। उसका कलर कभी भी हरा से पीला नहीं होता है, ठीक है ना। और वो आम अगर आपके घर में एक रखा हो तो पूरे आम में घर में खुशबू आएगी। वो उसको छील के खाया जाता है, उसमें फाइबर कम होता है, चूसना नहीं पड़ता है, और दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसका गुठली बहुत पतला होता है, और उसका वो अगर पेड़ है ना, वो हर साल फलता है। 80%, 70%, 60% ऐसे ही रहेगा, 100% के बाद 50% करीब आ जाएगा, बट वो सबसे अच्छी वैरायटी है। और वो आम सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार का मालदा जो है ना, मालदा जगह है वेस्ट बंगाल के पास, और एक हमारे यहाँ पड़ता है दानापुर का मालदा, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वहाँ की वैरायटी, वहाँ इस आम के लिए लोग इंतज़ार करते हैं और ले करके जाते हैं। ये आम उन आमों से अलग है जितने आम आपने खाए हैं, और इसका वेट ज़्यादा है ना सर, बहुत बढ़िया क्वालिटी का आम। स्लाइस काटो आप, इसका टेस्ट और यूनिफॉर्म राइपनिंग होता है इसमें, कभी ना कहीं पीला ज़्यादा होगा, नहीं काला ज़्यादा होगा, नहीं हल्का, और एक स्वीटनेस, उसका जो स्वीटनेस किसी आम में नहीं है। मैं खुद इसकी तारीफ़ करता हूँ। यूपी का एक किसान है ना, हाँ, उसका नाम है गिनीज बुक में। किसका? यूपी का एक किसान है मोमडन, हाँ उसका गिनीज बुक में नाम लिखा गया है। एक पेड़ के ऊपर उसने 128 किस्म के हाँ, वो तो आप भी कर सकते हो सर, आप भी गिनीज बुक में नाम लिखवा सकते हो, आप भी करो ना। आपके यहाँ आम का पेड़ है, ग्राफ्टिंग करना सीख लो, जोड़ते जाओ आप। ये कोई ऊपर से आए हुए लोग थोड़े ही हैं, आपको झील चाहिए। सर आम तैयार किया, उसके 3 लाख रुपए केजी है, रेट है। हाँ, वो है अभी बता रहे थे मियाजाकी वो है। आप 3 लाख के चकाप सर 100 रुपये वाला उगा लो आप। मियाजाकी है वो, जापान का आम है,
तो आप उनके चक्रों में मत पड़ो। वो आजकल हेरा फेरी बहुत हो रहा है, उसका प्लांट मिल जाए तो बढ़िया है। दैट इज सिंदूरी आम टाइप का होता है, उसका कलर सिंदूर टाइप का होता है थोड़ा सा फ्लैश और उसका। बट देखो सर, खा लोगे तो उसके बाद 15 मिनट के बाद मियाँ जाकी खाया कि आपने मालदा खाया कोई पता नहीं लगेगा। बट ये है कि फ्लेवर एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्वीटनेस अलग चीज़ है, हर आम का अपना टेस्ट है। लोग तो टपकने वाला आम से भी खुश हैं, एक बात और, है ना। जो आप प्लांटिंग पौधे लगाते हैं, जैसे अभी लीची आम का सीजन चल रहा है, लगाने हैं हम, तो उसमें कोई दवाई वगैरह डालनी चाहिए हमारे को? नीचे कोई कुछ नहीं डालो, शुरुआत में कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। आप गोबर वगैरह डाल करके जो गड्ढा 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा अगर कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ उपाय नहीं है। देखिए दशहरी जब भी हम आम लगाते हैं ना, तो आम का हम कहते हैं आजकल प्रोसेस चल पड़ा है कि आप गुठली लगा दो, जहाँ आपने आम लगाना है गुठलियाँ लगा दो, अगले साल उसके ऊपर किसी बंदे को बुलाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या खुद भी अगर आप ट्रेनिंग कर लो तो सीख जाओगे, उस पर ग्राफ्टिंग कर दो आप, वो सबसे बढ़िया आम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसका जो रूट सिस्टम है ना, जो वो काटते नहीं हैं हम, वो जहाँ लग जाता है वो टैप रूट जो है वो सीधा गहराई में जाता है, चाहे ज़मीन को कितना भी पत्थर भी होगा उसको फाड़ के जाएगा, वो कभी भी नहीं सूखेगा, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। जो प्लांट आप मार्केट से लाते हो या डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर के पास से लाते हो या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास से लाते हो, वो आम का रूट पहले काटा जाता है, मेन रूट को पहले काट दिया जाता है, तभी तो वो गमले में आ जाता है, तभी तो प्लास्टिक के थैली में आता है। तो उसका जब भी ग्रोथ होगा ना, वो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको ऐसे वाले ग्रोथ थोड़ा करने के लिए हमें 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो आप ये सोचो कि मैंने आम का बगीचा लगाना है, तो आप इस साल आम की गुठली वहाँ दबा दो, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा नहीं करना पड़ेगा। आई बुद्धि? आई बात समझ में? तो आप सोच लो कि आपने क्या करना है। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, और उस पर किसी बंदे को बुला के ग्राफ्टिंग करवा लो आप, 1 वैरायटी क्या 5 वैरायटी लगवा लो आप। अभी लगा दो, आम खाते हो ना, फेंक मत दो आप। हर गुठली को कहीं जहाँ जहाँ नज़दीक मत दबाना आपने, जहाँ जहाँ दवा लगाना हुआ 2-2 3-3 गुठलियाँ इकट्ठी दबा दो आप। फिर बाद में जो सबसे मोटा वाला होगा उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देना आपने। यही तो टाइम आ गया ग्राफ्टिंग करने का थोड़े दिनों बाद, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आम का बगीचा लगाने का। बशर्ते कि आप ग्राफ्टिंग वाले मैंगो के प्लांट लाओ, इतना छोटा मिट्टी में, उसके अंदर नीचे जड़े मेन रूट को तो काट दिया जाता है, फिर वो मेन रूट कभी एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो जब उसको हर समय आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा पानी के लिए, खाद के लिए, वो टैप रूट जो मजबूती के लिए भी आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जबकि प्लांट को हम चाहते हैं, तभी तो आपने देखा है जब एप्पल ग्रोअर क्या करते हैं, कितना बुद्धिमान होते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं ना पौधे। देखा है एप्पल लगाते हुए? लगाया भी होगा आप लोगों ने। एप्पल के पौधे कब लगते हैं? दिसंबर में। तो पौधे उखाड़ के ले जाते हैं ना, उनकी जड़ें पूरी उखड़ी होती है पूरा लंबाई में, और वो गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके उसमें लगाते हैं। लगाने के बाद उसके अंदर से फिर जड़ को थोड़ा सा खींच देते हैं पौधे को, ताकि उसका रूट सीधा रहे। फिर उस 5 साल के बाद भी अगर वो बंदा चला गया अमेरिका और घूम करके आएगा तो उसमें पानी नहीं देगा तो सूखेगा नहीं, ठीक है। सेंटर गोली नहीं कटी है, हाँ सेंटर पॉइंट नहीं कटा ना उसका, ठीक है। आपको नींद आ रही है? सेब के पौधे लगाए सर इधर, गोपालपुर से ले गया था मैं, गोल्डन वो वगैरह ना 300 का पौधे, इस समय इधर उधर हाई डेंसिटी प्लांटिंग आजकल करते हैं। हाँ, 1 साल में फ्रूटिंग आ जाता है, दूसरे साल में डब्बा भरने लायक हो जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं, बहुत क्लोज प्लांटिंग करते हैं उसको। दिसंबर में। गोपालपुर में और कोई प्रश्न तो नहीं है? टाइम पास मत करो आप। जब पौधा लगाते हैं एनिमल कोई भी, तो नीचे जैसे आपने मन का ठंडा पौधा जैसे नीम को लगती है तो पीएससी फोरेट डाल दो, फोरेट डाल दो उसमें, मिक्स करके डाल दो उसमें। नहीं मिक्स करके नहीं, नीचे डाल दो, सबसे नीचे वाले एरिया में। वो ऊपर कोई गंध निकलेगी उसकी। आपने 2 साल के बाद तो खाना नहीं है, वो धीरे धीरे उसमें डाल दो आप फोरेट। उसमें 5-6 दिन तो उसको गड्ढे को खाली रखो, उसमें कुछ मत डालो, थोड़ा सूख जाएगा, धूप पानी सब कुछ लग जाएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा चूना डालना चारों तरफ से, फिर चूना डालना, जो मेरी टेक्निक है, जो चूना डाल करके उसे छोड़ देना है। उसके बाद उसमें गोबर डालना, गोबर डाल करके उसमें थोड़ा सा थीमेट वगैरह मिला करके उसको भर देना आपने। फिर जो मिट्टी और जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको पहले डालना, नीचे को, जो नीचे वाली मिट्टी है ऊपर को थोड़ा टर्न हो जाए। उसके बाद बराबर करके उसमें बीच में एक लकड़ी लगा के छोड़ देना आपने। फिर 15 दिन तक वैसे रहने देना डंप। फिर 15 दिन के बाद जब पौधे लाएंगे तो उसको खोल के और उसमें सीधा लगा देना, बस। दैट इज़ द बेस्ट टेक्निक। जैसे पौधा तैयार हो गया लीची का, इसका नींबू का, उसमें
उसमें ऐसे होते मकोड़े नहीं होते, ये पेड़ों में बहुत आ जाते हैं। मकोड़े तभी आएंगे जब एफिड होगा, ये जान लेना आपने। मकोड़े बहुत जब तक एफिड आपके पत्तों में नहीं लगेगा वो मकोड़े नहीं जाएंगे। उसको मकोड़े को कुछ खाने के लिए चाहिए, और वो खाता है दीमक को, दीमक को नहीं सर, मैं इसको एफिड को, जिसको माहू तेला बोलते हैं, उसको खाने के लिए जाता है, और वो पत्ते के नीचे होते हैं और आपको पता नहीं लगता। उसी को चलने के लिए, वो आपने देखा होगा राम तोरी वगैरह पे भी आजकल चला होता है, तो कोई ना कोई कीड़ा होता है जिसको खाने के लिए वो जाता है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है उसको। तो चींटियाँ एक इंडिकेटर है आपके लिए कि वो, और चींटियों को जब नहीं मिलेगा खाने के लिए तो आपके फूल भी खा जाएगी वो। उसमें काटने वाला होता है ना, तब आप आपको काटता है तो कुछ खून निकाल देता है, इट मीन्स उसके दांत होते हैं, काटने वाला उनका होता है, तो वो आपके फूल को भी नुकसान करेगा। इसलिए चींटियाँ किसी भी एंगल से हमारे पौधे के ऊपर बढ़ता है ना, तो फूल को सर्वाइव नहीं करने देगा वो, क्योंकि फूल में अपने आप में कुछ ना कुछ खुशबू तो रहता ही रहता है। उसमें जैसे हम व्हाइट चूना लेके सर उसके नीचे ढके हमारे, बिल्कुल, चूना वन ऑफ द, मैंने बोला ना तौलिए के पास चूना डाला करो, पेड़ के आधा पर चूना लगा दिया करो आप। तो घिया डालने भी लगाते हैं, उसके किनारे किनारे चूना, खास करके मीटर फली जब लगाते हैं ना, मीटर फली देखा है ना, उसके चारों तरफ उसमें बहुत चींटियाँ चढ़ती है, उसमें छिट्टा लगा दो आप। मक्की का पौधा होता है, जो मक्की का पौधा में एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेम रॉट, जब खेत में जाएंगे तो बड़ी बदबू आती है। कभी कभी जाएंगे ना मक्की के खेत में, कभी सुना देखा भी होगा, महसूस किसी के खेत से गुजरो तो बड़ी बदबू आती है। तो स्टेम रॉट अगर उसमें लगा हो तो उसमें, चूँकि उसमें फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन ग्लूकोज होता है उसके गन्ने के मक्की के खेत में, और वो जो स्टेम होता है तो जब सड़ता है ना तो फर्मेंट होता है तो उसकी बदबू आती है। और जब वो बदबू, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर बड़ा अच्छा काम करता है। एक कनाल में 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दो आप, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो आया ही नहीं बंदा। आपकी क्लास भी अच्छी लग गई, अच्छी खासी हो गई, बढ़िया हो गया। सर ये प्लांट से प्लांट जो तैयार करते हैं वो कब कौन से टाइम पे हो गया, अभी होंगे कि इसके बाद? प्लांट से प्लांट जो तैयार करते हैं पूरी पेड़ से, तो लीची क्या करेंगे? लीची का पौधा, उसको गुटी बांधना बोलते हैं। ये गुट्टी वाला गुटी बांधना जो होता है, किस किस में गुटी बांधते हो आप? नींबू में, अंगूर में भी बांध सकते हो आप उसके बाद इसमें मैंगो में भी बांध सकते हो गुटी, आम में भी बांध सकते हो आप लीची में बांध सकते हो, अमरूद में बांध सकते हो। इन सब में आप गुटी बांध करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं खुद। इतना मोटा उंगली का निशान के बराबर आपने वो लेना है, और ये थोड़ा सा पहले, यानी कि आप इस समय उसकी कटाई हो जाए तो आपको मई के महीने में रिंग बना करके चाकू से छिलका उतार के, और उसके ऊपर मिट्टी, कोकोपीट या गोबर की, केचुआ की खाद वगैरह मिला हुआ मिक्सचर, और उसको गीला करके उसके चारों तरफ लगा के प्लास्टिक से अच्छी तरह से टाइट से बांध दीजिए। तो इस समय उसमें जड़ें वगैरह आ जाएगी, जड़ें आ जाती है, उसके बाद उसको कट कीजिए, रस्सी को मत खोलिए, वैसे पौधे को दबा दीजिए ज़मीन में थोड़े दिनों के लिए छाया में, और थोड़े दिनों के बाद जब वो बिल्कुल वो हो जाए तो उसके बाद उसके रस्सी को खोल करके, और उसके बाद उसको प्लांटिंग कर सकते हो आप, या फिर सीधे किसी पॉट में लगा करके, ताकि बेचना होगा तो डेफिनेटली उसको पॉट में ही करना पड़ेगा, तो उसमें कर करके आप उसको सेल कर। ये अभी लगाने का टाइम नहीं है, अब ख़त्म होने का टाइम है, अभी काटने का टाइम है। नहीं है या अभी, अब जैसे होता क्या है ना, जब फल आता है ना, मान लिया आम का फल आगे लगा हुआ, तो आपको कोई नहीं करने देगा गुटी बांधने, खुद भी नहीं बांधोगे आप, क्योंकि आपने तो फल लेना है। तो जैसे फल तोड़ लेते हैं उसके बाद आप बांध सकते हो। नींबू में भी वैसा ही कर सकते हो आप, नींबू में तो लगे हुए नींबू में भी बांध दो तो आपका वो बेचने के लिए हो जाएगा कि इसमें ऑलरेडी पहले से नींबू लगा हुआ है। ऐसे ही करते हैं नर्सरी वाले जो बेचने आते हैं। या फिर जैसे अमरूद में करते हो तो कभी भी कर दो आप, ऐसे तो पूरे साल कर दो गुटी। अगर आपको टेक्निक पता है ना तो गुटी बांधना तो आप कभी भी कर सकते हो। मेरे समझ से उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, बस इतना है। ह्यूमिडिटी हमारी जून से शुरू होकर के नवंबर दिसंबर तक रहती है, कभी भी बांध दो आपका चल जाएगा, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रह गया? एक एक प्रश्न जो नहीं पूछा है अब उनसे बोलूँगा कि वो पूछने हैं। कौन कौन रह गया? जिसने भी पूछा नहीं आपसे कुछ। आप तो तीनों के बदले आप अकेले ही डटे हुए हैं। तो आप पीछे बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए आप।
खेत में कोई आजकल टमाटर बैंगन खेत लगाया था एक किस चीज़ का? भिंडी, हाँ कम से कम था आधी कनाल था मतलब चला गया। चला गया, उसे सांबर रहा ना, ओके 3 बार खा गया उसको। कार भी लगाई उसके अंदर घुस के खा गया। फिर साथ में अभी वो धान जो लगाया है ना, पनीरी जो लगाई है उसकी, अभी उसको भी खा रहा हूँ। यार ये इसका क्या इलाज है? सांबर का कुछ नहीं इलाज है सर। देखिए अब क्या बोल सकते गवर्नमेंट का। अब ये सांबर पिछले 20 साल से 25 साल से, तो मैं जिस समय से नौकरी में कर रहा हूँ तब से तो मैं सुन ही रहा हूँ। इसका कोई इलाज नहीं है सर। इसका इलाज अभी कुछ निकला है, लोग कहते हैं अब कितना कारगर है नहीं है, कि इसमें फेंसिंग वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। एक साउंड आजकल निकला है, आवाज़, वो आवाज़ तो नहीं करता, हमारे को नहीं सुनाई देता है, लेकिन बोलते हैं कि कुछ एक जानवर के लिए वो अनटॉलरेबल है। तो खेत में आप लगा दो तो उसकी आवाज़ से, वो आवाज़ नहीं वो आवाज़ वैसा आवाज़ नहीं आता है, कोई डिस्टर्बेंस वाला आवाज़ नहीं होगा, बट वो आवाज़ उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे बंदर वाले एरिया में या उसमें एरिया में। और कई जगह ये बड़ा कारगर भी है। कुछ लोगों ने मेरा को रिपोर्ट भी भेजा है कि मैंने मंगवाया है, और कई कंपनियां इसको क्लेम भी कर रही है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेक्शन जो है ना, बाउंड्री वॉल ना, ये बड़ा कॉस्टली चीज़ है। आप लगाओ पैसा चाहे सरकार लगाए पैसा, बात तो एक ही है, और इससे कंट्रोल नहीं है। इसका एक तरीका ये है कि या तो पूरी कम्युनिटी इकट्ठे ही फेंसिंग करवा ले पूरा गांव को। जैसे खेत का एक पोर्शन है कि जहाँ 500 लोगों का खेत है, सब मिलके एक कम्युनिटी बेसिस पे जिसका जितना हिस्सा आया सरकार देती है 50 या 60 70%, उसके जो भी मिलता है, तो एक ही उसमें किसी का पैसा लेना देना नहीं है। जितना सरकार का हिस्सा रहेगा वो, और जितना हमारा खेत है, हमारा 10 कनाल है तो हमारा 10 कनाल का पैसा लगेगा, जिसका 2 कनाल है उसका 2 कनाल का, जिसका 50 है उसका 50 का। और ये बेसिस सबसे बेस्ट है कि सबका ये इकट्ठा ही फेंसिंग हो जाए। और कई जगह हिमाचल में ये सक्सेसफुल है, खासकर उन्ना में तो मतलब कुछ एक गाँव में तो देखा ही देखा, 20-25 गाँव में ये ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि आप इंडिविजुअली अपना 10 कनाल को आप फेंसिंग करवाते हो तो इनिशिएट। हमने 150 फीट का लगा 60 कनाल में, पर वो तो उसके हाइट है, वो तो जंप मारता ऊपर से। कौन सा? ये नील का जंप, तभी तो बोल रहा हूँ सर। करंट वाली लगा रखी है कैप्टन साहब। देखिए उसके पास 2 चीज़ नहीं है। जो नील गाय है ना, इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है, लेकिन सिंपल है कि उसको दिखाई नहीं देता है। अगर उसको दिखाई देता तो सड़क क्रॉस करने से हिमाचल में एक्सीडेंट भी हुए। इस एरिया में हुए हैं, कम से कम 100 आदमी को तो मैंने मरते हुए सुना है जब से मैं आया हूँ। स्कूटर इसमें सबसे ज़्यादा बुरी तरह फंसता है, सबसे ज़्यादा स्कूटर वाला फंसता है, और सबसे ज़्यादा इसमें मोटरसाइकिल, कार, जीप, गाड़ी, बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपाहिज हो गए हैं। उन्ना में तो बहुत लोग अपाहिज हो गए, मेरे दोस्त भी, जो किसान वगैरह जो है वो, इसमें कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई। कुछ लोगों की क्या, ये जो उन्ना अम्ब टू उन्ना वाला रोड है, इस तो बड़ा डेंजरस है। इसमें आप पुलिस थाने में रिकॉर्ड जा करके देखो, आपको पता लग जाएगा, हर महीने 10 एक एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो इसी के कारण हो रहे हैं। देखो साहब, जैसे अगर ये बोले ना भाई, जो हमने प्रैक्टिकल की कि सरकार ऑर्डर देगी मारने का, कभी की नहीं, मार के क्या कर लोगे आप, कहाँ डिस्पोज करोगे आप? सुनो तो सही। हाँ। जो प्रैक्टिकल किया वो कह रहे हैं आपसे। हाँ। प्रैक्टिकल किया, हमारे फेंसिंग लगाए, जैसे भाई जी कह रहे हैं ये सब कि फेंसिंग एक कैप्टन ने लगाया। सरकार हमें 10-85 की स्कीम में हमने तकरीबन 70-80 कनाल ज़्यादा, मतलब तकरीबन 25 किसान हैं, उसको लगाया ना, सक्सेसफुल है। हाँ, तो वो ये मैंने बोला ना, कम्युनिटी बेसिस पे करवाओ ना। कम्युनिटी बेसिस पे एक पूरा जो आप लोग का खेत का इकट्ठा होता है ना, सब मिल करके अपना दोस्ती से पंचायत घर में वो रखो और बोलो कि हम लोग सब मिल करके इकट्ठा फेंसिंग, वो सब वो कारगर तो है ही। उसमें प्रॉब्लम है साहब, जो नहीं करना चाहते हैं, सबसे पहले फेंसिंग को नीचे से साफ करना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हैं वो। और फैक्ट्रियों में पानी डालना पड़ेगा। जहाँ से फेंसिंग छूटी है उसको अभी हमने, जो गुजरात वाली कंपनी है उसके आज फोन आया था कि हमारे, क्योंकि हम बिल्कुल सही है, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा सर, वो तो करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी बेसिस पे तभी हो सकती है ना, जब सब मिलकर राजी हो। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे, तू भी करवा ले, वो भी करवा ले, वो भी करवा ले, वो भी करवा ले, मेरा अपना फेंस हो गया अपने आप। ऐसे भी लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे। सर इनसे पूछो, ये रेडी हमारे गांव की कम से कम 100 क्विंटल कणक छोटे से गांव से बिकी है। क्यों बिकी?
बहुत ज़्यादा गेहूँ हुई हमारी। क्यों हुई कि हमने अगर आपके फेंसिंग खेत के पास फेंसिंग के नीचे घास है भाई साफ कर इसको, सही बात है, नहीं कर सकता तो बता। नंबर 2, 150 रुपया आप पर फसल का जमा करवाओ। हाँ, एक्चुअली दिस इज द वे। मेंटेनेंस के लिए पैसा इकट्ठा करवाओ। जैसे आप किसी हाई सोसाइटी में रहते हो ना, आप चाहे घर यूज कर रहे हो चाहे नहीं आप कर रहे हो, लेकिन आप चाहे 10 दिन रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेंटेनेंस का आपको 500 रुपया महीना का देना पड़ेगा कि झाड़ू है, ये है, पौधे हैं, माली है, गार्डन है, पानी है, वो सब कुछ, गेट बंद करने वाला है, लाइट है, सिक्योरिटी है, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये भी तो टेक्निक है ना, जब आप करते हो ना, उनसे 100 रुपया महीना, 50 रुपये महीना, और अच्छा खासा जमा हो जाता है। फसल का 150 लेते हैं। हाँ बस ठीक है, दिस इज, ये लॉन्ग टर्म है। आप लोग भी सुन लो ना कि आप लोग को भी ऐसे ही अप्रोच करिए। आप अलग अलग के चक्रों में रहोगे तो कभी नहीं होगा। इसमें बुराई लेना पड़ती है। हाँ, बुला के ही है भाई। अभी जो बुजुर्ग बैठे हैं या कोई फौजी है रिटायर्ड, वो खेती कर रहे हैं, अगली जनरेशन जो है सर करेगी, नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बर्तन धोने का टाइम खत्म हो गया, एग्रीकल्चर का टाइम शुरू होने वाला है। देखिए हर चीज़ का अपनी एक साइकिल होती है। 20-25 साल मैं मानता हूँ कि लोग इससे दूर गए, बड़ी इजीली नौकरी मिल जाती थी, इसलिए हम तुम सब खिसक लिए। लेकिन आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोफेशनल होने वाली है, होगी जब चीज़ों की प्राइस मिलेगी। जब अरे नौकरी छोड़ के लोग इसमें आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। उसका भी उदाहरण लीजिए आप, जो लोग नौकरी छोड़ करके जो बोलते हैं कि हम कितना 50,000, 60,000, 70,000 रुपये 8-8, 12-12, 14-14 घंटे हमारे को खटाते हैं, कितना मिलता है साल भर का? 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। और हमारे इतने खेत पड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, कहीं चले जाओगे ना, बहुत लोगों ने बड़ी प्रोफेशनल शुरू कर दी है। और एग्रीकल्चर का मतलब पहले कनक और मक्की होता था, अब नहीं है। अब लोग आप लहसुन बेच करके करोड़पति बन सकते हैं। हम तो पहले भी कई बार हमने वीडियो भी निकाला है, और इसीलिए लिया था कि लोग इस चीज़ को सोच नहीं रहे अभी भी, लेकिन आने वाला समय एग्रीकल्चर का ही होगा। कितना भी इससे आप दूर चले जाओ, आप सोच रहे हैं ना कि गोबर नहीं, अरे गोबर उठाना कौन कहता है? गोबर उठाना कीचड़ में जाना। एग्रीकल्चर को इतना बुरा मत मानो आप कि ज़रूरी कि मैंने खेत में जाकर के ही एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन करो ना आप। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़रूरत नहीं है आपको खेत में जाने की, लेकिन आपको हाई वैल्यू, आपको पहचान करना पड़ेगा मेरे को क्या उगाना है। हम वो चीज़ खेती करें जिसके लिए मार्केट में, जानते हैं लोग क्यों नहीं खेती करते हैं? इसका एकमात्र कारण है कि मार्केट की प्राइस के कारण, औने पौने दाम से जब बेचना पड़ता है, दिस इज़ द ओनली रीज़न। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे डिमांड पे आ जाए ना कि हमको 100 रुपये किलो, मैं बोलूँ कि मैं तेरा गोभी 100 रुपये खरीद लूँगा, देखो कितने लगाने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जब आ जाएगी ना, ये आने वाला समय, ये मॉल सॉल जो खुल रहे हैं, ये जितने भी आउटलेट खुल रहे हैं इंडिया में, धीरे धीरे जो मेट्रो सिटीज़ बन रहे हैं, इनको कौन फीड करेगा? ये खुद आएंगे कि हमें चाहिए। आप प्याज बाहर में 20 रुपये खरीद रहे हो, मॉल में 40 रुपये खरीद रहे हो, लोग खरीद रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। अभी प्याज का रेट देखना, इस बार 200 रुपये किलो तक भी जा सकता है। लहसुन तो 200 रुपये किलो तो है ही है ना, हैं? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी प्याज इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। 65 हो गया ना, हाँ देख लो आप। और आलू तो छोड़िए, आप ये देख लो, टमाटर देख लो, एप्पल कोई नहीं खाना चाह रहा है, टमाटर चाहिए 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये का टमाटर हो गया। साहब इसमें एक मैटर था जो आपने बात कही ना, उसका एक निचोड़ था। आपने कहा कि वो समय आने वाला कि खेती करें। वैसे गलत बात नहीं कह रहा हूँ आपसे। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे उत्तम खेती सबसे उत्तम खेती, बुजुर्ग कहते हैं, ये आपके पिताजी कहते हैं। देखो सर, जो उत्तम खेती मध्यम व्यापार वाला जो सिस्टम है ना, वो आप इस उत्तम खेती को लोगों ने उलट के रख दिया। अब उत्तम खेती की जगह उत्तम नौकरी हो गया, चाहे किसी की भी करनी पड़े। हमारे यूनिवर्सिटी में 200-250 एम्प्लॉई होंगे जो महीने के 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में काम कर रहे हैं, घर में काम करने को राजी नहीं है। वो किस लिए? आधे तो इसलिए नौकरी कर रहे हैं, मुझे पता है कि उनकी शादी हो जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, दिस इज़ द फैक्ट, कि मेरी शादी हो जाए।
एक्चुअली, ताकि घर वालों को और पड़ोसियों को पता लगे कि इसकी नौकरी लग गई है और 8 बजे सवेरे उठ के जाता है, शाम को 5 बजे आता है, इसका मतलब इसकी पक्का नौकरी है। तो एक तो आधे तो लोग इस पे नौकरी कर रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही है सर, बड़े-बड़े पढ़े लिखे। मैं बता रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। और दूसरा क्या हो रहा है ना, दूसरे वो लोग नौकरी कर रहे हैं जिनको जो सोच रहे हैं कि अब हम किसी लायक नहीं रहे, अब हमसे और कुछ नहीं होगा, यही हो सकता है, वो समय निकल गया। तो ये 2 लोग से हो जाएगा, वो सारा वर्मी कंपोस्ट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। हमारे पास नहीं है सुविधा सर। सही बात। लैंड कंसोलिडेशन हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। वेटरनरी जो है साहब, ये भी तो आपका ही पार्ट है। हाँ, लैंड कंसोलिडेशन आज की डेट में सबसे अच्छा जो पैसा मिल रहा है वो वेटनरी से मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खेती से बढ़िया। क्योंकि वो आपको कन्फाइंड है ना। आप गोटरी रख लिए, बकरी पालन कर लो, आपने मुर्गी पालन कर लो, आप क्या नाम है, डेयरी पालन कर लो, ये कन्फाइंड है। आपको एक ही जगह सारे पशु आपके सामने हैं, नज़रों के सामने, आप देख रहे हो सब कुछ, सबकी बीमारी, सबका उत्पादन, सब कुछ मैनेज कर रहे हो। लेकिन यही गाय 4 यहाँ बंधी हो, 4 2 किलोमीटर दूर बंधी हो, 4 3 किलोमीटर दूर बंधी हो, फिर देख लो आप डेयरी करके, नहीं हो सकती ना। दिस इज एग्रीकल्चर में यही प्रॉब्लम है और इसी कारण गरीबी आ रही है, इसीलिए लोग फार्मर एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं। मेरा तो कहना है सरकार गरीबी ख़त्म करना चाहे 15 दिन में ख़त्म है। लैंड कंसोलिडेशन हो जाए, इकट्ठा टुकड़ा दे दो सबको। अभी जितनी ज़मीनें हैं, मेरे पास 70 कनाल है, तो 60 टुकड़ों को इकट्ठे एक जगह दे दो बस। 12 कनाल है, एक जगह दे दो। देखो उसके बाद 15 कनाल से लोग ज़मीन चला सकते हैं। और यही लाहौल स्पीति में चला हुआ है। लाहौल स्पीति में एक आदमी को टुकड़ा मिला हुआ है, बिना नाम का टुकड़ा, जिसको कोई खेती करने के लिए सरकार फ्री में दे दी हुई है। इतने बड़े ऑर्चर्ड लगा दिए लोगों ने, वही टुकड़ों में होता है। दिखा दो आप कोई एक एग्रीकल्चर का कोई ऑर्चर्ड लगा करके कोई खेती करके, नहीं कर पाएगा ना। पानी का नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। पर पानी तो सर रहेगी। एग्रीकल्चर दोनों सब्स्टिट्यूट है। आप खेती दोनों तरीके से कर सकते हो, बिना पानी वाली भी खेती है, पानी वाली भी खेती है। जरूरी नहीं धान के ऊपर मत जाओ ना आप। नहीं, वैसे भी तो चाहिए ना, वैसे भी तो पौधे को पानी तो आप सर अभी भरमौर में कोई 25 कनाल में 25-30 कनाल में वो लगवा रहा हूँ, क्या नाम है, कीवी फ्रूट। मैंने उनको बोला है एक टैंक 1000 लीटर का, 5000 लीटर का एक टैंक रखना, और उतने एरिया को आप ड्रिप इरिगेशन दे सकते हो। बोला उतना पानी मैं पूरे साल मेरे को हो जाएगा। कैसे नहीं लगा सकते सर? वो साइकिल सिस्टम से उनको हाँ। प्रोवाइड है ना। नहीं, आप इतना इंतजाम, हाँ, ऊपर से जीरो नहीं, भरमौर की बात मैं बोल रहा हूँ। उधर भी तो है ना। हाँ, नहीं, उनके पास पानी, मैं बोला कि मैं कितनी क्वांटिटी आपके पास पानी है। अगर फ्लड इरिगेशन की बात करोगे तो 2 पौधों को नहीं लगेगा पानी, और ड्रिप से आप पूरे खेतों को पानी लगा सकते हो। 25 कनाल का पूरा प्लांटेशन चल जाएगा उससे। तो आपको टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। आप सोचोगे कि मैं पंप लेकर के और पानी इतना दे दूँ कि तौलिया पूरा भीग जाए, वो तो कभी नहीं होगा। वो तो हिमाचल में पानी नहीं है भाई, वो नहीं है। वो सिर्फ उन्ना वालों को है थोड़ा बहुत कि बोर किया, पानी निकल गया। मैम पता क्या ना, देखिए पानी हिमाचल हिमाचल में पता क्या हुआ ना, हिमाचल वर्षा का कारण है, पानी तो सारा नीचे चला जा रहा है। हिमाचल में तो बारिश हो रही है लेकिन जा तो नीचे ही रहा है ना। यहाँ रोक ही नहीं पा रहे हम पानी को, कभी नीचे जाता नहीं। और कोई प्रश्न है? 1 बज गया, आप लोग का लंच टाइम भी हो गया मेरे समझ से। साहब फोन से आपसे मिलते रहते हैं। फोन से